हेलो ब्रह्मन, नमस्कार। स्वागत आप सबका अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां होती है द हिंदू बिजनेस लाइन और इंडियन एक्सप्रेस, तीन इंडिया के सबसे अच्छे अखबार और न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एनालिसिस, जो मदद करता है आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम के पैटर्न को समझने में, और उसके साथ साथ आपके आंसर, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आपके आंसर को इंप्रूव करने में, और उसके साथ ही प्रीलिम्स की तैयारी करने में, करंट अफेयर्स के थ्रू जो प्रीलिम्स की तैयारी होती है उसमें आपकी ये मदद करता है। गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और चर्चा में सबसे पहला जो विषय है, सबसे पहले हम उस पर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, जैसे आप मेरा लेक्चर अभी ले रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि आपके मोबाइल पर लिखा होता है मेड इन इंडिया? क्या लिखा होता है आपके मोबाइल पर? मेड इन इंडिया। पर उसका प्रोसेसर, उसका कैमरा और उसकी बैटरी सब चीन और वियतनाम से आते हैं। यानी हम बना तो रहे हैं, यानी हिंदुस्तान बना तो रहा है, पर डिजाइन नहीं कर रहा है। और यही फर्क है असेंबली हब बनने में और इनोवेशन हब बनने में। भारत असेंबली हब है, इनोवेशन हब नहीं। सरकार ने इस चीज को समझा। करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। इस बात से सबक लेते हुए सरकार ने एक विजनरी डिसीजन लिया और दो बड़ी योजनाएं शुरू की। और वह विजनरी डिसीजन तभी लिया गया जब अंतर्ज्ञान और तर्क का मिश्रण हुआ कि हमें केवल असेंबली हब नहीं बनना, इनोवेशन हब बनना है। और सरकार ने इसी सोच से दो बड़ी योजनाएं शुरू की। पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी जितना ज्यादा उत्पादन उतना इनाम उत्पादनकर्ताओं को। इसी के साथ एक और स्कीम शुरू की गई, डीएलआई, यानी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि अगर तुम डिजाइन करोगे तो सरकार तुम्हें अनुदान या ग्रांट प्रदान करेगी। जैसे ही सरकार ने कहा कि हम अनुदान प्रदान करेंगे, अनुदान एक प्रकार की ऐसी फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, वित्तीय सहायता होती है, जो एक प्रकार से किसी भी कारपोरेट को, किसी भी इंडस्ट्री को जो इस क्षेत्र में आता है, उसको वित्तीय राहत होती है। इसीलिए यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था, दान देने से अच्छा है हेल्पिंग हैंड बनिए, और यह हेल्पिंग हैंड बनने का ही एक उदाहरण है। लेकिन क्या हुआ इन दोनों स्कीम के बाद भी? क्या हुआ? सरकार ने जो दो इनिशिएट लिए उसके बाद क्या हुआ, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। कि आरएनडी पर जो हमारा खर्च, वो तो 1% से भी कम है हमारी जीडीपी का। और मोबाइल का जो वैल्यू एडिशन है, आज हम विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वालों में नंबर 2 पे हैं। और मोबाइल का वैल्यू एडिशन भी हिंदुस्तान में सिर्फ 20% है। ये वही स्वप्न है जो हमें सोने नहीं दे रहा। यानी हम अभी तक असेंबलीज इन इंडिया पर अटके हैं हम, यानी भारत। पॉलिसी पैरालिसिस यहां पर दिखाई देती है, जबकि लक्ष्य डिजाइन एंड इनोवेट इन इंडिया। और यही इस बार का नोबेल पुरस्कार भी रहा है, इनोवेशन लेड ग्रोथ मॉडल ही सबको अपनाना पड़ेगा। तो अब वक्त है सिर्फ जोड़ने से आगे बढ़ने का, सोचने और बनाने का, क्योंकि असली आत्मनिर्भरता तब आएगी जब मोबाइल का डिजाइन भी भारतीय होगा और उसका नवाचार भी। क्यों? क्योंकि नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक होता है। अगर आपको लगता है मेरे प्यारे बच्चों कि यह बात भारत के भविष्य से जुड़ी है और हर यूपीएससी एस्पिरेंट को यह समझना चाहिए, तो स्वाभाविक है आपको यह विषय उन सब तक ले जाना चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन की ही तैयारी क्यों न कर रहे हो। यानी ये मेरा सेशन उन तक पहुंचाना चाहिए, ताकि हर एक छात्र समझ सके कि असेंबली नहीं, इनोवेशन ही असली आत्मनिर्भरता है। और जब तक वो नहीं समझेगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई का मतलब वो डिमांड ही नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो हो रहा है वो उसको बताता रहेगा। आज इसी विषय पर हम लोग एक गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं। और आप देखिए, इसी छोटे से सेशन में मैंने क्या कर दिया, आपको 4 से 5 निबंधों का आईक्यू आईपी कर दिया यूपीएससी के, कि नहीं। यही टॉपिक आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं उत्पादन प्रोत्साहनों में डिजाइन के मुद्दे। और मेंस का लिंकेज है जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पहली यूनिट, और उसके साथ साथ 8वीं यूनिट इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी औद्योगिक नीति।
बिजनेस लाइन का ये टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा टॉपिक क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2017 में यूपीएससी ने एक आपसे प्रश्न पूछा, अगर आपको याद हो, हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। और आज वही बात इस टॉपिक में दिख रही है, यानी आज वही बात हिमालय हमें बार बार याद दिला रहा है। कैसे? क्योंकि यहां हर साल भूस्खलन, लैंडस्लाइड, बादल फटना और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट यानी झीलों का फटना जैसी घटनाएं घट रही हैं। हमें सिखा रही हैं कि हम कानून, नीति और विकास योजनाएं तो बना सकते हैं, पर नेचर के नियमों, लॉज ऑफ नेचर के आगे यह नीति, नियम और कानून सब फीके हैं। 1990 से अब तक हिमालय में 52, यहां डेटा दिया गया है, 52 बड़ी आपदाएं हो चुकी हैं, जैसे भूस्खलन, जैसे हिमस्खलन, जैसे अवालांच इसको बोलते हैं इंग्लिश में, झील फटना। कारण क्लाइमेट चेंज और अनियंत्रित विकास, यानी विकास और पर्यावरण के मध्य संबंध ना होना। अब जरूरत है आज के टॉपिक की इसी पृष्ठभूमि में, और उस टॉपिक का टाइटल है हिमालय के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना। आप देख सकते हैं, सेटिंग अप एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, यही है। यानी इस पृष्ठभूमि में आपको आज मैं यही सिखाने जा रहा हूं। यानी अब जरूरत है एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की जो सेंसर और सैटेलाइट से लैस हो और हमें पहले ही चेतावनी दे सके। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं करें, लेकिन हम अभी सफल नहीं है। स्विट्जरलैंड ने किया, वो सफल है। चाइना ने भी तिब्बतन पठार या प्लाटू पर इसका सफल प्रयोग किया है। भारत में भी एनडीएमए और जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इस पर काम कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट एजेंसी है और जो भारत का मौसम विभाग है, इस पर मिल करके काम कर रहा है। तो हमेशा याद रखना है आपको और हमको, हम सबको, कि प्रकृति सजा नहीं देती। प्रकृति सिर्फ संतुलन बनाती है, और अगर हमने संतुलन तोड़ा तो हिमालय हमें चेतावनी नहीं, एक चेतना देगा, और वो चेतना होगी किसकी? विनाश की। इसी विषय पर आज एक डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे इस टाइटल में, जिसका प्रीलिम्स का लिंकेज तो है, लेकिन अगर हम मेंस का लिंकेज आपके सामने रखें, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, जियोफिजिकल फिनोमिना, महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, क्लाइमेट चेंज और हिमालय से जुड़ा कोई भी विषय आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कर पाएंगे। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ साइंस एंड टेक इन एनवायरमेंट, ये भी हम देखने जा रहे हैं। यानी पर्यावरण के संरक्षण में विज्ञान की क्या भूमिका है, क्या आने वाले समय में ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो भी हम पकड़ेंगे। ऐसे पेपर ऑब्वियस है, माउंटेन्स एज द सेंटिनल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और फिर यानी ऑब्वियस हिमालय पर क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट और क्या क्या चीजें। डायरेक्ट ना आया तो हम इनडायरेक्ट इसको यूज करेंगे। जीएस पेपर 2, सरकार क्या नीति अपना रही इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए। इंटरव्यू में भी स्वाभाविक है, इनोवेशन, क्लाइमेट पॉलिसी और फेडरल कोऑर्डिनेशन किसके लिए। यानी अभी मैंने आपको बताया कि भारत को आवश्यकता है, कल या परसों में संघवाद के कई रूप मैंने बताए, जैसे हम सहकारी संघवाद पढ़ते हैं, उसके आगे भी हमें बढ़ के काम करने की जरूरत है। ऑब्वियसली अब एनवायरमेंटल फेडरलिज्म की भी जरूरत है, पर्यावरणीय संघवाद की भी जरूरत है, जो विषय हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हो गया आज का हमारा दूसरा टॉपिक। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यूपीएससी आपसे एक प्रश्न पूछे कि क्या दुनिया सच में 2035 तक पृथ्वी का तापमान, 2035 तक जो पृथ्वी का तापमान है, टेम्परेचर, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रख पाएगी? अब आप इस पर सोचेंगे, तो आज वही सोच यहां पर है। यूएन रिपोर्ट, यानी यूनाइटेड नेशन की नई रिपोर्ट कहती है, देशों ने अभी तक जो एमिशन यानी उत्सर्जन का लक्ष्य था पेरिस क्लाइमेट समिट के तहत, केवल 17% की कमी की है। यानी उत्सर्जन में विभिन्न देशों ने जो योगदान दिया है वो केवल 17% का है, जबकि पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट था 2015 वाला, उसका लक्ष्य था 37 से 57% तक विभिन्न राष्ट्र नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम के तहत कार्बन एमिशन कम करेंगे। सोचिए, 17 और 57,
हुआ है 17, आवश्यकता थी 57 की, यानी 37 से 57। इतना बड़ा अंतर। मतलब क्लाइमेट वार्निंग नहीं है, ये क्लाइमेट इमरजेंसी है। क्योंकि अभी आपने खुद ही पढ़ा पीछे, अगर पीछे वाले टॉपिक को आप देखें, ये देखिए क्या हो रहा है। हिमालय, हिमालय में हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अगर यही रफ्तार रही तो सदी के अंत तक पृथ्वी 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाएगी। मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बाढ़, सूखा, चक्रवात और लाखों क्लाइमेट माइग्रेंट, जलवायु प्रवासी। अब ज्योग्राफी वाले भी, सोसाइटी वाले भी जीएस पेपर 1 तैयार रहे पढ़ने के लिए कि व्हाट इज द क्लाइमेट माइग्रेशन या व्हाट इज द फोर्स्ड माइग्रेशन, यानी बलात् प्रवासन। यही है कि भाई अगर ऐसा ही रहा तो बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगी और लाखों जलवायु प्रवासी, जहां पर बाढ़ और सूखा आएगा उस स्थान से निकल करके लोग दूसरी जगह पर जाएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में सब नेगेटिव नहीं है। इस रिपोर्ट में एक सकारात्मक पहलू भी है कि जितने भी देशों ने इस पेरिस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया है और उन्होंने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत एडॉप्टेशन और रिजाइलियंस की नीतियां बनाई हैं कार्बन उत्सर्जन को लेकर के, तो 100, अगर कुल 100 देश हैं तो उसमें से 73% यानी 73 देश क्या कर रहे हैं। अब वो केवल प्रदूषण घटाने पर ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे निपटने की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो एडॉप्टेशन और रिजाइलियंस एक नया सच है, यह भी निकल करके आया। और स्वाभाविक इस पृष्ठभूमि में हमें भारत को देखना है, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा बनाएगा, क्लीन एनर्जी बनाएगा, और 2070 तक कार्बन में न्यूट्रल हो जाएगा। पंचामृत याद आया आपको? तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी IQIP के भावी अधिकारियों, क्लाइमेट एक्शन कोई दान नहीं, ये मानवता की बीमा पॉलिसी है। जैसे हम सब इंश्योरेंस लेते हैं ना, हर चीज की, गाड़ी से लेके मकान तक की, ठीक है, स्कूटी से लेकर के कार तक की। तो IQIP के भावी अधिकारियों, क्लाइमेट एक्शन कोई दान नहीं है, मानवता की यह बीमा पॉलिसी है। इसलिए हमें इस पर मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो ये रहा आज का हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक। और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर ढंग से इसको समझ रहे होंगे और यह भी समझ रहे होंगे कि मेरा टारगेट क्या है। क्या आप सब इस बात से कुछ मजा, कुछ आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि जब आपका मेंस होगा तो आप कहते हैं ना सर, बहुत से बच्चे जो मेंस लिखने आते हैं जिनका प्री निकल जाता है, सर पिछले 6 महीनों से हम बहुत हिंदू अच्छे से फोकस नहीं कर पाए। तो अब आप हिंदू फोकस कर पाएंगे पूरे टिल अप्रैल तक, क्योंकि आपको, जो भी बच्चे 26 में अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये पढ़ा, पीडीएफ लिया, पीवाईक्यू सॉल्व किया, फैक्ट 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 जो भी है स्पीड से पढ़ते कंटेंट चले गए, हर लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज आपने फैक्ट उठाया, मान लीजिए अब आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, तो ये जो फैक्ट है इसके लिए पूरा आर्टिकल पढ़े नहीं, उस फैक्ट को उठाया, चैट जीपीटी पे ले गए, एआई पे ले गए, जेमिनाई पे लेके गए, कहीं पे लेके गए, डाल दिया भैया इसको थोड़ा समझा दो, आपको समझा दिया। कनिष्क कटारिया बनिए हर एक बच्चा, ठीक है ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। अब हिंदी माध्यम के जो बच्चे, इंग्लिश मीडियम तो मान लीजिए सब कुछ है, हिंदी माध्यम और रीजनल मीडियम के बच्चों को, गुजराती, उड़िया, आपके लिए वरदान का समय। जिसने इस एआई को अच्छे से यूज कर लिया ना, अब वो वरदान है। यानी पहले लोग कहते हैं कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए कंटेंट था बट बहुत अच्छा नहीं था, ट्रांसलेशन का इश्यू था। अब आप उस दौर में हैं जहां पर हिंदी मीडियम के पास दुनिया का सबसे बेस्ट कंटेंट है, और वो मैं नहीं हूं, वो कोई और नहीं है, वो आप स्वयं हैं। आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। क्या इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं? खुल के मैं बात करता हूं, और मैं चाहता हूं कि एक दिन भारत के गांव में बैठा हर एक बच्चा हर एक चीज यूज करना सीखे। भले टेक्नोलॉजी के कारण सुनील अभिव्यक्ति को काम ना मिले, लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चा चैट जीपीटी का यूज करना सीखे। मैं चाहता हूं एआई घर घर जाए। मेरे बच्चे, आप समझ नहीं सकते कितनी बड़ी नीड है आपकी। अब जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैं आया, मैंने लेक्चर लिया साइंस का, मैंने न्यूटन वूटन सब पढ़ा दिया। अब मैं न्यूटन पढ़ाने के बाद कल आके मैंने वर्क फोर्स ये सारे टॉपिक करा दिया। अब आपको क्या किया टीचर ने? क्या किया? एक एक आउटलुक दिया, कंटेंट भी दिया।
आगे क्या होता, अब अगली क्लास, फिर अगली क्लास, अगली क्लास, आपके पास मल्टीपल इकट्ठा होने लगा, डाउट्स होने लगे पहले। अब क्या है, अब तो आप अपना हर डाउट खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, ताकत को समझिए। एक स्किल्ड मेंटर होना चाहिए जो आपको डंडा लेकर के बस दिशा दिखाए, दुनिया में क्या चल रहा है उससे परिचित कराए, ऑप्शनल खूब अच्छे से पढ़ाए, और उसके बाद फिर वो आपको रेडी करे। ये समय आपके जीवन में परिवर्तन का। और जब मैं हिंदी मीडियम की बात करूं ना, तो इसमें इंग्लिश मीडियम वाले शामिल है। हिंदुस्तान के 85% बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, और वह अगर रूरल कॉलेजों में कर रहे हैं, तो वो केवल इंग्लिश में एग्जाम देते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ऑब्वियस हम लोग खुद ही इतने बच्चे मिलते हैं। आप देखोगे कि मैक्सिमम बच्चे मेंस लिखते हैं हिंदी में, इंटरव्यू इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं यूपीएससी का हिंदी में, यानी बोलना नहीं आता। क्योंकि अगर कम्युनिकेट करना आता तो जो बच्चा मेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो हिंदी में क्यों इंटरव्यू देता? तो इसका मतलब है माध्यम बाधा नहीं है, इस टेक्नोलॉजी ने भाषा को भी आपके लिए सरल कर दिया। तो बस यही चीज आपको सीखना है कि अब आपसे ताकतवर इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हर एक बच्चा जिस दिन, आज लोग कहते हैं ना, हम ही लोग पढ़ते हैं डिजिटल डिवाइड हो जाएगा, एआई आ जाएगा, गरीबी बढ़ जाएगी। गरीबी उनके लिए बढ़ेगी जो उसका यूज नहीं करेंगे। आज तो आप जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, आईआईटी के बच्चों को फेल कर सकते हैं, क्योंकि जो आईआईटी में पढ़ाया जा रहा है वो चैट जीपीटी आपको पढ़ा सकता है। विश्वास रखिए, उतनी आपको नीड ही नहीं। मैं एक एग्जांपल की बात कह रहा हूं। ऑलवेज मेरे प्यारे बच्चों, एक टीचर होना चाहिए और एक समझाने वाला टूल्स होना चाहिए। आप बिहार के दरभंगा में बैठ करके अपनी कहानी लिखेंगे, गारंटी है मेरी। राजस्थान के सीकर में बैठ करके आप अपनी कहानी लिखेंगे। मध्य प्रदेश के किसी छोटे से कस्बे में, शहडोल में बैठ करके आप अपनी कहानी लिखेंगे। उड़ीसा के किसी छोटे से कस्बे में, छत्तीसगढ़ के किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बैठ करके आप अपनी कहानी लिखेंगे। झारखंड के किसी इंटीरियर में आप बैठ करके अपनी कहानी लिखेंगे। आप दुनिया, बस आपको कहानी लिखना, और उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए। अरे यार वो। आज के समय में सत्य बोलना समझिए गुनाह के समान है। अगर मैं कह दूं कि आपको टेक्नोलॉजी यूज करना, अरे सुनील सर तो टेक्नोलॉजी यूज करते होंगे। यस, मैं यूज करता हूं, बहुत यूज करता हूं। आज से नहीं, पिछले 10-15 सालों से यूज करता हूं, और पढ़ाई में यूज करता हूं। आज इतनी मोटी मोटी इंग्लिश की किताबें मैं आराम से पढ़ लेता हूं। पहले नहीं पढ़ पाता था, किताब खरीद के रख देता था। आज वह इंग्लिश की किताब 200 पेज की है। मैं आपको दिखाऊं अभी, चलिए अगली क्लास में दिखाऊंगा। 200 पेज की किताब पढ़ने में मुझे मुश्किल से 22 से 25 मिनट लगे। गाड़ी में बैठा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, आराम से 25 मिनट में, और समय बच भी गया। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं कि जब भी गाड़ी में बैठा हूं कुछ पढ़ता रहता हूं, क्योंकि इधर उधर का ट्रैफिक देखने से क्या फायदा। एग्री करते हैं इस बात से? आप सब अपनी कहानी, यानी अब इतिहास लिखने का समय आया है हर उस बच्चे का जो रूरल एरिया में, जो अपने आप को 4 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 1 अटेम्प्ट प्रीलिम्स में फेल मान रहा है। अब आपके लिए कहानी लिखने का, आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं। अब इस 6 महीने में आप अपनी कहानी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं, और इतिहास लिख सकते हैं। बस केवल अपने अंदर का भय निकाल दीजिए। इस साल यह समय 2026 आपका होगा, IQIP के बच्चों का होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है? तो यह हो गया हमारा। अब एक बड़ा अच्छा टॉपिक और है बच्चों। आज ये वाला तो हो गया आपका बच्चों। हाँ ठीक है, ये हो गया। ये जो कहा गया भाई, हाँ ये वाला साइक्लोन मोंथा के ऊपर। आप कहेंगे सर इस पर तो आप सब कुछ पढ़ा चुके हैं, तो हम कहेंगे हाँ हम पढ़ा चुके हैं। बट आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, एक शब्द है बच्चों, पहले उस शब्द को देख लीजिएगा। लैंडफॉल। कितने बच्चों को पता है लैंडफॉल का मतलब क्या होता है, और लैंडफॉल का मतलब क्या होता है, और डायरेक्ट हिट का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट हिट का क्या मतलब होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर प्रीलिम्स में आपसे लैंडफॉल शब्द लिख करके कुछ उसके आगे लिखे, और डायरेक्ट हिट करके कुछ लिखे, तो क्या आप इस लैंडफॉल को डिफाइन कर पाएंगे? मेरे बच्चों, आज दोनों अखबारों में, नॉट केवल इसमें, इंडियन एक्सप्रेस में यही है ही है। लैंडफॉल एंड व्हाट इज लैंडफॉल, पूरा
टाइटल ही है व्हाट इज लैंडफॉल। साइक्लोन का लैंडफॉल क्या होता है, उसके साथ जुड़े टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं, तो यही आज आपको डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि आप न्यूज देख सकते हैं, आपने कल भी न्यूज सुना होगा कि साइक्लोन मोंथा ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा कोस्ट पर यानी काकीनाडा के तट पर लैंडफॉल कर लिया है। अब यही सवाल है कि आखिर लैंडफॉल होता क्या है और यह हिट यानी डायरेक्ट हिट से कैसे अलग है, हम यही यहां सीखने जा रहे हैं। और क्या सीखने जा रहे हैं कि जब किसी साइक्लोन का केंद्र यानी आई ऑफ द स्टॉर्म समुद्र से निकलकर जमीन को टच कर ले, ऐसे जैसे छू ले, जैसे आप कबड्डी खेलते हैं ना, वो छूते हैं पाला, कबड्डी 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 ऐसा करके, तो यानी मेरे प्यारे बच्चों, जब वह जमीन को छू लेता है, समुद्र से निकलता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लैंडफॉल कहते हैं। यानी वो क्षण जब पूरी तूफानी प्रणाली, इंटायर स्टॉर्म सिस्टम लैंड पर पहुंच जाता, उसी को कहते हैं साइक्लोन मोंथा मेक्स लैंडफॉल। लेकिन अगर उसकी सिर्फ तेज हवाओं का, किसकी, मोंथा साइक्लोन या किसी भी साइक्लोन की तेज हवाओं का हिस्सा किनारे से टकरा जाए कोस्टल एरियाज में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट हिट मेरे प्यारे बच्चों। यानी अगर सिर्फ उसकी तेज हवाओं का हिस्सा तटीय किनारों से टकराए और साइक्लोन का आई यानी साइक्लोन की आंख अब भी समुद्र में रहे, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट हिट, लैंडफॉल नहीं कहते। यही दोनों का डिफरेंस है। लैंडफॉल के दौरान हवाएं कितनी चलती हैं, भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। लैंडफॉल के दौरान हवाएं 80 से 100 किलोमीटर पर आवर तक चल सकती हैं। इसमें भारी बारिश होती है और समुद्र का पानी तट के अंदर घुस जाता है, स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं। अब आपसे यही, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टॉर्म सर्ज के बारे में कुछ लिख दे। अब आपको पता है नहीं स्टॉर्म सर्ज का संबंध लैंडफॉल से है, ये तो आपको क्या याद रखना है, लैंडफॉल सबसे विनाशकारी क्षण होता है। ये भी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि एक साइक्लोन में सबसे विनाशकारी पहलू कौन सा होता है, तो लैंडफॉल सबसे विनाशकारी क्षण होता है। लेकिन यहीं से साइक्लोन की कमजोरी यानी वीकनिंग भी शुरू हो जाती है, ये भी याद रखना है। अब ये भी प्रीलिम्स का प्रश्न है कि साइक्लोन की वीकनिंग कब से शुरू हो जाती है, तो साइक्लोन मोंथा क्या दिखाता है, यही दिखाता है कि नेचर की ताकत भी बड़ी है और हमारी यूपीएससी की तैयारी की परीक्षा भी, ऐसे में हमें उसी के अकॉर्डिंग चीजों को डेवलप करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक, जिसको मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूं और इसमें आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं, यही इतना, यही मैंने बता दिया, आगे पूरा डिटेल में कंटेंट आपको मिल ही जाएगा। तो जीएस पेपर 1 ऑब्वियस है, ज्योग्राफी में साइक्लोन आपके सिलेबस का पार्ट है, महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं। जीएस पेपर 3 आपदा एवं आपदा प्रबंधन में चक्रवात और उसको नियंत्रित करने की प्रक्रिया। जीएस पेपर 2 ऑब्वियस है, गवर्नेंस उस समय कैसा होना चाहिए जहां पर आपदा आ रही हो। ए से ऑब्वियस है, बहुत सारे एसेज आते हैं, बताने की जरूरत नहीं। और जीएस पेपर 4 इथिक्स में इस प्रकार के डिजास्टर को रोकना एनवायरमेंटल इथिक्स के साथ जोड़ करके आप देख सकते हैं। तो आई होप आप इस विषय को बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेल में उत्पादन प्रोत्साहनों में डिजाइन के मुद्दे में। स्क्रीन सेट रहा हूं, केवल आप इसको जरा एक बार पढ़िए, उसका फायदा आपको यह मिलेगा कि आप ऑब्जर्व करेंगे और फिर मैं स्टार्ट करूं। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करिए, एकदम दौड़ा दीजिए घोड़ा। ठीक है, तब तक मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूं, तब तक जब तक आप लोग ये पढ़ रहे हैं। हो गया, ठीक है, पीडीएफ आ जाएगी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं, आनंद आया ना, यानी सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, सारे टॉपिक क्लियर हो गए कि नहीं इतने कम टाइम में। बेटा यूपीएससी आपकी जेब में है, बस केवल हम डर रहे हैं। यूपीएससी क्या है, आपकी जेब में है। और मैं फिर से अपना वही वादा दोहराता हूं, अगर प्रीलिम्स निकला तो कहानी बदल के
रख दूंगा आप सबकी मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर दूंगा? कहानी बदल के रख दूंगा अगर प्रीलिम्स आपका निकल गया। ठीक है, तो चलिए आपके सामने आ गया। और आप इस चीज को महसूस करते, और इस बार मेंस में बुलाऊंगा जो बच्चे आना चाहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक आपके सामने आ गया और सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, और सिलेबस में स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुका हूं, और यहां पर भी आपका सिलेबस डिस्कस है, आप देख सकते हैं। कहां गया भाई पेन? कहां गया? मिल जाओ। मुद्दा तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी वाई इन न्यूज। बच्चों इसमें एक चीज और सीखनी, जैसे ये वाई इन न्यूज लिखा हुआ, तो इसको थोड़ा हमें समझना चाहिए। समझने का मतलब क्या होता है? समझने का मतलब बच्चों ये होता है कि जो लिखा है उसको हम कैसे सरल भाषा में लें। तो ऑब्वियस यहां क्या कहना चाह रहा है, वही जो मैंने आपको सोचवाया था प्रारंभ में, कि हमारे जो मोबाइल फोन है जिसमें आप अभी मेरा लेक्चर देख रहे हैं IQIP, ये जो हमारे मोबाइल फोन ये भारत में बन रहे हैं, यानी मेक इन इंडिया है, और उसमें लिखा भी होता है। पर जो इस मोबाइल को बनाने में जो हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहा है, यानी ज्यादातर पार्ट्स यानी उसके कंपोनेंट हम चाइना और वियतनाम से मंगा रहे हैं। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में क्या होता है कि असेंबलिंग होती है, 4-5 चीजों को एक साथ जोड़ करके मोबाइल आपको दे दिया जाता है। रियल मैन्युफैक्चरिंग चाइना और वियतनाम में होती, जहां रियल मैन्युफैक्चरिंग होगी वहीं जीडीपी बढ़ेगी। चूंकि यूपीएससी ने आपसे एक प्रश्न भी पूछा, क्या प्रश्न पूछा था बच्चों, आपको याद आ गया होगा। यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा कि क्या औद्योगिक आधार के बिना, यानी रोबस्ट यानी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस के बिना, क्या मजबूत औद्योगिक आधार के बिना भारत विकसित देश बन सकता है? ये प्रश्न आपसे पूछा कि नहीं पूछा? तो आप सोचो कि विकसित देश आप बन कैसे सकते हैं जब आप असेंबलिंग कर रहे हैं, आप रियल मैन्युफैक्चरिंग चाइना और वियतनाम कर रहे हैं। तो विकसित वही बनेंगे और मल्टीपल जीडीपी वही बढ़ाएंगे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो चारों फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज का ज्यादा यूटिलाइजेशन करेगा, ज्यादा रोजगार मिलेगा, ज्यादा डिमांड होगी, और इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई का, ठीक है, तरीका डेवलप होगा। तो इस लेक्चर का जो मूल विषय यहां पर डिस्कस किया गया वो यही है कि भैया जो पीएलआई स्कीम है हमारी, और जो ये पीएलआई है और ये जो डीएलआई, इसकी खामियां क्या है, इसकी खामियां। और जैसे ही हम मेरे प्यारे बच्चों खामियों की बात करते हैं, वैसे बहुत सारे निबंध हमारे सामने आते हैं, जैसे या पॉलिसी पैरालिसिस था या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस था जिसने आर्थिक समृद्धि को कमजोर कर दिया, आएगा कि नहीं? यानी नीति में कमी है, क्योंकि हमने नीति में असेंबलिंग पर ध्यान दिया, हमने रियल मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसका जीडीपी पर जितना इंपैक्ट होना था उतना नहीं हुआ। क्या लिखेंगे सारे बच्चे? क्या आप सब इसी इतनी बात से लिखेंगे? 2016 या 17 में पूछा, 16 में पूछा गया निबंध, भारत के समक्ष संकट आर्थिक या नैतिक, तो आप लिखेंगे भैया एक प्रकार के आर्थिक संकट का ही तो उदाहरण है, रियल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, असेंबलिंग कर रहे हैं केवल। क्या आप लिखेंगे कि नहीं ये वही स्वप्न है जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं? एक और निबंध आ गया। क्या आप लिखेंगे नहीं है कि अब नए प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर? आप फिर से असेंबलिंग बाजार बन के ही नहीं रह जाना चाहते हैं, आप रियल मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके यहां इकोनॉमी प्राइमरी से टर्शियरी में गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी भी आपकी इकोनॉमी का मेन सेंटर क्लासिकल इकोनॉमी की तरह बन ही नहीं पाया। तो क्या यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर कनेक्ट हुआ? अब अगर ये सब कनेक्ट हो गया तो स्वीकार कीजिए करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव, यानी स्वीकार कीजिए करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं, और सफलता के दो मंत्र आप स्वीकार कैसे करेंगे? और जैसे ही करेंगे विजनरी डिसीजन हो जाएगा जो अंतर्ज्ञान और तर्क से आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मजा आ गया बच्चों? आनंद आना चाहिए लेक्चर में।
अब सोचो इतने कंटेंट से हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। अब आता है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, ऑब्वियस है पहली यूनिट और 8वीं यूनिट, यानी पहली यूनिट में जीडीपी रोजगार, और जो है 8वीं यूनिट में औद्योगिक नीति, देख सकते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो पीएलआई डीएलआई हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसमें हमने जो परिवर्तन लाया उसका औद्योगिक समृद्धि पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन सब विषयों पर प्रश्न पूछा जाएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ा हुआ विषय है। गवर्नेंस तो रहता ही रहता है, क्योंकि बगैर गवर्नेंस हम इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ा सकते। ऐसे मैंने बहुत सारे जिक्र कर दिए। प्रीलिम्स का क्वेश्चन अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। अब आप देखिए 2025 में आपसे पीएलआई पर क्वेश्चन पूछा, आपसे पूछा कि भैया पीएलआई क्यों लॉन्च किया गया है, अभी तक इसमें क्या अचीव कर लिया गया है और इसमें क्या रिफॉर्म करना है। लो भैया, तो क्या आज का टॉपिक रिफॉर्म पे है कि नहीं है, पीएलआई में क्या रिफॉर्म, बोलिए भाई। बिल्कुल, हम पीएलआई के तहत असेंबलिंग हब बन रहे, अब हमें रियल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। यही उसमें सुधार करिए जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, 25 का सीधा क्वेश्चन। फिर 2025 में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग केंद्र कैसे बनाया जाए, इसका भी आज इसमें जिक्र किया जा रहा है। डीएलआई का संबंध इसी से है। डीएलआई, पीएलआई नहीं, डीएलआई का संबंध सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से ही। आज यह प्रश्न भी 2025 का आप देखने जा रहे हैं। यहां पर 2017 में आपसे प्रश्न पूछा कि भैया औद्योगिक समृद्धि हमारी पिछड़ती जा रही है और हाल के समय में हमने क्या क्या काम किए हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भी प्रश्न आता है, यहां पर भी आप कुछ न कुछ इसका ले जा पाएंगे। कैसे ले जा पाएंगे अभी मैं डिस्कस करूंगा। फिर इनोवेशन, ऑब्वियस है, निबंध बताने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। वह निबंध 2014 वाला ये पॉलिसी थी, पैरालिसिस था, ये सब मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। अब आता है कि सबसे पहले ऑब्वियस है, एक इंट्रोडक्शन है यहां पर, विस्तार से वो सारी चीजें हैं, ठीक है। भारत सरकार की सभी स्कीमों का जिक्र है। आपको एक बार मैं पूरा कंटेंट से रूबरू करा दूं। एक इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट है। भारत की सभी औद्योगिक नीतियां, नॉट केवल पीएलआई डीएलआई का मैंने जिक्र कर दिया है, टेबल बना दिया है। भारत सरकार की महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतियां मेक इन इंडिया, डिजाइन इंडिया, पीएलआई, सबका जिक्र है। इनका फोकस एरिया, आउटले, इनका ऑब्जेक्टिव, कब शुरू की गई, प्रीलिम्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके बाद पीएलआई और डीएलआई के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, यह भी फोकस किया जा रहा है। आगे पूरा कंटेंट हिंदी में भी है, तो ये नहीं सोचना है किसी एक भाषा में। पीएलआई स्कीम, डीएलआई स्कीम आप देख सकते हैं, सारे प्रीलिम्स के फैक्ट भी हो गए। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन वो भी आ गया। और फिर उसके बाद ऑब्वियस है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, यानी डिजाइन वाला पार्ट भी आपको डिस्कस किया गया। जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये तो आपको केवल बस बता दे रहा हूं कि जो बातें यहां लिखी उसको मैं सरल भाषा में आपके सामने रख दे रहा हूं, फिर आप नोट्स पढ़ लीजिएगा। अचीवमेंट सो फार, अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं आप देख सकते हैं, यानी इंडिकेटर्स, टारगेट हमारा क्या था और क्या क्या हमने अचीव किया है। जिसमें अचीव किया पॉलिसी अच्छी थी, जिसमें अचीव नहीं किया स्वाभाविक है, पॉलिसी पर काम करने की जरूरत है। फिर इसके बाद क्या क्या कमियां हैं इन सभी स्कीमों में, पीएलआई में, डीएलआई में, विस्तार से यहां पर सारी कमियां लिखी हुई हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर हमने ये भी दिखाया गया कि हमारी कमियां हैं, वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश क्या क्या कर रहे हैं और कैसे वो अच्छा कर रहे हैं। चाइना क्या कर रहा है, कैसे, यानी चाइना की अप्रोच क्या है और भारत उनसे क्या सीख सकता है। साउथ कोरिया, यूएस से इनकी अप्रोच क्या है, ताइवान, और भारत इनसे क्या सीख सकता है। और इतना बताने के बाद एक बहुत बढ़िया सा टेबल दे दिया भैया, स्ट्रक्चरल बोटल नेक है भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में, यानी हमारी विनिर्माण इकोसिस्टम में क्या क्या कमियां हैं। पहला, यानी कौन कौन सी कमियां, फैक्टर 1 2 3 4 5, नेचर ऑफ चैलेंज ये भी बता दिया कि लैंड और लेबर को लेकर के अगर चैलेंज है तो नेचर क्या है उसका, उसका इंपैक्ट क्या होता है अगर ऐसा है तो। फिर उसके बाद जो और भारत के नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जुड़ता है, तो और कौन कौन से प्रोग्राम हैं आप देख सकते हैं। तो जैसे पीएम गति शक्ति है, तो इससे पीएलआई डीएलआई कैसे जुड़ रहा है ये भी आपको समझा दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की आवश्यकता है, यानी अब हम रिफॉर्म वाले पार्ट पे आ गए, जिससे पॉलिसी पैरालिसिस या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस ना हो। तो हमें आरएनडी का एक, आरएनडी मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम बनाना, इस प्रकार की चीजें, यानी बहुत सारे सुझाव जिसका भी मैं जिक्र करूंगा फ्री हैंड लेक्चर में। फिर इनोवेटिव आइडिया और वे फॉरवर्ड, हम और क्या कर सकते हैं, यहां लिखा हुआ आइडिया, यहां लिखा हुआ उसका एक्सप्लेनेशन, देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कंटेंट है।
हाँ, अब यहां पर कोई एआई कोई चैट जीपीटी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ये एरिया आप लोग भी चेक किए होंगे, एक बार सभी बच्चे कमेंट करें, आप सब भी तो करते होंगे ना। यहां पर मुझे कोई नहीं टच कर सकता। यहां पर फिर वही बात आ जाती है जो 2019 के निबंध में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या बेरोजगारी लाएगा या रीस्किल और अप स्किल के द्वारा रोजगार का सृजन करेगा। तो यहां पर आप सब भी एआई चलाते हैं 100%, लेकिन जब मेरे कंटेंट का आप डायमेंशन देखते होंगे और प्रेजेंटेशन देखते होंगे, एक बार सब बच्चे कमेंट करें, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं नहीं सर आपसे अच्छा हम बना लेते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि वही 2019 का निबंध आता है, चूंकि जो स्किल्ड है कंटेंट के मामले में, चूंकि एआई फीड पर काम करता है, तो वो फीड अच्छी देते हैं और वहां से चीजें बेहतर निकलती। तो बे फॉरवर्ड यानी आइडिया, उसका एक्सप्लेनेशन, हर एक आइडिया और उसका क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, यानी नए विचार, इनोवेटिव आइडियाज यहां पर मैंने दिए हैं। और फिर एक बढ़िया सा कंक्लूजन, और उसके साथ साथ यूपीएससी वैल्यू एडिशन समरी टेबल। मेरे प्यारे बच्चों कि हम कहां से कहां इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सेम पूरा कंटेंट हिंदी में, भारत की उत्पादन प्रोत्साहन योजनाओं में डिजाइन संबंधी मुद्दे, परिचय और संदर्भ, पृष्ठभूमि, औद्योगिक नीति, भारत की सारी प्रमुख योजनाओं का अवलोकन, चाहे मेक इन इंडिया हो, भारत में डिजाइन हो, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन कब लॉन्च किया गया, इनका उद्देश्य क्या है, कितना खर्चा किया गया, इनका फोकस एरिया क्या रहा है, पीएलआई और डीएलआई योजनाओं के उद्देश्य और इनका स्ट्रक्चर क्या रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत विस्तार से अब तक की हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या हमारी संरचनात्मक कमियां हैं, एक एक हेडिंग के साथ आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद वैश्विक स्तर पर चाइना, दक्षिण कोरिया, यूएसए जैसे देश क्या कर रहे हैं, भारत के विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या चैलेंज हैं, सारे चैलेंज आप देख सकते हैं। और ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पीएलआई डीएलआई है, वो कैसे अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहा है, हमें और कौन कौन से पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की जरूरत है, 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे लिखे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। और नवाचारी विचार आगे की राह के साथ जोड़ दिए गए, एक बेहतर सा निष्कर्ष। आई होप आप विषय को बहुत अच्छे से समझ गए, प्रेजेंटेशन को। ओके बच्चे, पॉइंट इज क्लियर। तो अब हम इसको आपको समझाते हैं मजेदार ढंग से। पूरा टॉपिक आपके सामने आ गया, लेकिन अब इतना बड़ा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करें तो देखिए 2014 में मेरे प्यारे बच्चों हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था। सरकार ने इस प्रोग्राम को क्यों शुरू किया गया? वही यूपीएससी के प्रश्न ने सरकार को भी ताकत दी कि बिना औद्योगिक आधार के कोई देश विकसित नहीं बन सकता। तो भारत को औद्योगिक देश बनाना था जिससे हम विकसित देश में बन सके। मेक इन इंडिया इसी उद्देश्य से शुरू हुआ, यानी सरकार ये चाहती थी, इसका एम था मेरे प्यारे बच्चों, इसका उद्देश्य था, सरकार ये चाहती थी कि भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा ऑलमोस्ट 25% तक पहुंच जाए, ठीक है। पर हुआ उल्टा। उल्टा क्या हो गया? उल्टा ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि भारत अब असेंबली हब बन गया। क्या बन गया है? भारत अब असेंबली हब बन गया। ये अच्छी बात है, असेंबली हब बनना भी बुरी बात नहीं। पहले तो असेंबल होते नहीं थे, कम से कम एक सफलता मिली है, यानी भारत असेंबली हब तो बन गया। मगर अब यहां पर चुनौती आ गई, चैलेंज आ गया। चुनौती क्या आ गई कि जो डिजाइन है, जो आर&डी है और जो इनोवेशन है, ये तीनों में भारत कमजोर रह गया। आप कहेंगे सर इसको किसी एग्जांपल के साथ अगर समझाइए तो और मजा आएगा। हम कहें बिल्कुल समझिए भाई, इसका एग्जांपल क्या है? मोबाइल फोन भारत में असेंबल किए जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रोसेसर, कैमरा, मॉड्यूल जितने भी हैं और बैटरी, ये सब चीन से आते हैं, ताइवान से आते हैं। यानी असली निर्माण भारत में नहीं हो रहा, केवल जोड़ने का काम हो रहा है। इसे ही असेंबली कहते हैं। सब बच्चे समझ गए? और जो देश केवल जोड़ने के काम के लिए जाना जाता है वह कहलाता है असेंबली हब। प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि भारत को असेंबली हब क्यों कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। तो आप समझ गए। अब स्वाभाविक रूप से मेक इन इंडिया हो गया, आपको समझ में आ गया।
उसका एम भी समझ में आ गया। अब हमारी जो दूसरी स्कीम होती है, उस स्कीम को अगर आप देखें, उसे कहते हैं पीएलआई योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी पीएलआई। पीएलआई का अर्थ क्या है? पीएलआई का अर्थ है प्रोडक्शन के साथ जोड़ दिया गया है आपकी फैक्ट्री के उत्पादन को, यानी जितना ज्यादा उत्पादन उतना ज्यादा इंसेंटिव। आप कहेंगे सर इसका क्या लक्ष्य था? तो इसका भी लक्ष्य था कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल, वो हम बढ़ाएं, घरेलू उत्पादन को बढ़ाएं, आयात को घटाएं। ऑब्वियस हम जो भी हम वस्तुओं का आयात करते हैं, बहुत ज्यादा व्यापार घाटा उसी से होता है, और निर्यात को बढ़ाएं। पीएलआई स्कीम, और इसका फायदा भी हुआ। कैसे? मोबाइल सेक्टर में इसी पीएलआई स्कीम से सैमसंग, फॉक्सकॉन, बिस्टन जैसी कंपनियों ने भारत में अपनी यूनिट्स लगाई, और परिणाम क्या हुआ? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक है। प्रीलिम्स के लिए यह फैक्ट भी याद रखिएगा। दूसरा, लेकिन असली समस्या है यहां पर पीएलआई के साथ, जरा ध्यान से समझिएगा। मेक इन इंडिया के साथ क्या समस्या थी? हम असेंबली हम बन गए हैं, रियल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बने हैं। और पीएलआई के साथ क्या समस्या है? वैल्यू एडिशन की। सॉरी, हां, पीएलआई के साथ क्या है? वैल्यू एडिशन की, यानी मूल्य संवर्धन की समस्या। अब आप कहेंगे सर ये मूल्य संवर्धन क्या बला होती है? वैल्यू एडिशन की, यानी इस स्कीम के तहत, पीएलआई के तहत वैल्यू एडिशन का लक्ष्य हमारा था कि हम 18 से 20% तक वैल्यू एडिशन करेंगे। माफी चाहेंगे, थोड़ा इसको करेक्ट करूंगा। हमारा जो लक्ष्य था बच्चों, वो था 35 से 40% का वैल्यू एडिशन करेंगे, लेकिन हम रियल में कर रहे हैं, क्योंकि याद तो है नहीं, भूल जाता है ना। 35 से 40%, लेकिन अभी हम 18 से 20% कर रहे हैं, यानी आधा कर रहे हैं। आप कहेंगे सर ये वैल्यू एडिशन क्या चीज है, इसको भी समझाइए। वैल्यू एडिशन मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु की कीमत में वह हिस्सा, जैसे ये मेरा रिमोट मान लीजिए कोई वस्तु है, इस रिमोट की कीमत में वह हिस्सा जो देश के भीतर जोड़ा जाए। यानी अगर एक मोबाइल, इसको ऐसे समझिए, आपको 10-20 हजार में मिलता है, तो उस 10,000 का केवल 2,000 का काम भारत में हो रहा है, तो वैल्यू एडिशन 20% है। तो वैल्यू एड नहीं कर पा रहे, यानी यही सारी चीजें जो चाइना और वियतनाम से हम इसमें डाल रहे हैं, यानी कैमरा का मॉड्यूल और वो सारी चीजें। आई होप यह मुद्दा समझ गए, दोनों स्कीम की कमियां समझ में आ गई सब बच्चों को, क्योंकि हो सकता है इन पर अलग अलग प्रश्न आए। अब इसी संदर्भ में इन कमियों को सरकार ने महसूस किया, और वह निबंध जिंदा हो गया कि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। कैसे? पीएलआई के बाद सरकार ने यह महसूस किया कि अगर डिजाइन विदेश से आएंगे, और केवल विदेश से, चाइना, वियतनाम, कोरिया, कहीं से भी आएंगे, तो भारत असली तकनीक में पीछे रह जाएगा। अब सोचिए, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस, क्या यहां कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए एक नई स्कीम पीएलआई की दोस्त के रूप में डीएलआई लाई गई मेरे प्यारे बच्चों 2021 में। अब आप कहेंगे सर इसका मकसद क्या था? अरे भाई, पीएलआई में जो अधूरा रह गया उसी को पूरा करना, यानी एक विजनरी डिसीजन का भी उदाहरण है। और यह था भारत को चिप डिजाइन में और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना। किसमें? चिप डिजाइन में और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना डीएलआई स्कीम का उद्देश्य था। समझ में आ गया? अरे यार क्या ही चला गया। हो गया बच्चों? क्लियर है? और सबसे बड़ी बात, सरकार ने क्या किया? इस स्कीम के तहत ग्रांट देने का फैसला किया। ग्रांट यानी अनुदान। हिंदी में ग्रांट का क्या अर्थ होता है, अनुदान का क्या अर्थ होता है, समझिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने आपसे एक निबंध भी पूछा था, इसलिए जब यहां ग्रांट शब्द आया तो मेरा दिमाग एकदम से खड़ा हो गया। ग्रांट शब्द का अर्थ क्या होता है? अनुदान हिंदी में कह देंगे, लेकिन यूपीएससी ने पूछा कि किसी को दान देने से अच्छा है उसके काम में हाथ बटाना, यानी अनुदान देने से अच्छा है, ग्रांट देने से अच्छा है उसके काम में हाथ बटाना, यानी हेल्पिंग हैंड बनना। तो ये दो शब्द जरा समझिएगा, ग्रांट यानी अनुदान। तो अनुदान क्या होता है? सरकार द्वारा बिना वापसी की अपेक्षा के दी गई फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल सपोर्ट या वित्तीय सहायता, कि भैया तुम वापस करोगे नहीं करोगे, हम आपको दे रहे हैं।
यानी सरकार उद्योग को कहती है कि अगर तुम R&D या डिजाइन में निवेश करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे कुल 100 रुपए के निवेश का 15% हम देंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। तो ग्रांट सरकार दे रही 15%। तो उस निबंध में अब यह पॉइंट कैसे आएगा? प्रश्न था किसी को अनुदान देने से अच्छा उसके काम में हाथ बटाना। तो सरकार ये जो 15% अनुदान दे रही है, या उसमें आप लिखिएगा वह ठीक है, लेकिन और अच्छा होता, आपको ऐसे लिखना, चूंकि सरकार को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते चूंकि आप उसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी अच्छा होता कि अगर हेल्पिंग हैंड बनती और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर पीएलआई और डीएलआई का कॉम्बिनेशन बनाया जाता। तो इसे हम कहते कि हेल्पिंग हैंड बनना। ये जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है इसे हम हेल्पिंग हैंड कहते हैं। आई होप आप समझ गए। तो अब तक सिर्फ, अब इसकी क्या कमियां रह गई हैं? तो अभी तक केवल 23 प्रोजेक्ट्स को ही डीएलआई के तहत मंजूरी मिली है और कुल खर्च लगभग 3,000 करोड़, जबकि आवश्यकता इससे कई गुना अधिक की थी। यानी बहुत धीमा चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यानी डिजाइन में धीमा चल रहा है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव धीमा चल रहा है। अब आप कहेंगे सर ये डीएलआई में डिजाइन धीमा क्यों चल रहा है? आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि सर जरा ये भी बताइए कि भाई ये डीएलआई में डिजाइन धीमा क्यों चल रहा है? यानी आपके मन में प्रश्न आ सकता है ना बच्चों की, इतना पैसा है, इतनी योजना, उसके बावजूद हम पीछे क्यों रह गए हैं? एक ही चीज है सबसे बड़ा, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों R&D। पहला रीजन, हम R&D पर निवेश बहुत कम करते हैं। आप देख सकते हैं, यानी जो भी खर्चा इस डीएलआई में हो रहा है, 100 रुपया अगर हो रहा तो उसका 1% से कम हम R&D पे करते हैं। और देश के संदर्भ में भी है, R&D पर हम केवल जीडीपी का 1 रुपया खर्च करते हैं। और चाइना में कंपनियां अपने मुनाफे का जितना, मान लीजिए कंपनी की लागत 100 रुपया है और 50 रुपए का मुनाफा है, तो उस 50 रुपए के मुनाफों में 10 से 12 रुपया यानी 10 to 12% R&D पर खर्च करती हैं। भारत में कंपनियां मुनाफे का 1 से 2%। अब बताइए भारत की कंपनियां इस मामले में कमजोर, खराब हैं कि नहीं है? तो पहला ये हो जाएगा कि कंपनियां R&D पर खर्च ही नहीं कर रही, तो ऑब्वियस उनके उत्पाद कैसे बेहतर हो जाएंगे। दूसरा, उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन तो है, लेकिन अनुसंधान आधारित प्रोत्साहन नहीं है। यानी किताब बना देंगे आप, ये किताब आपके सामने रखी है हिंदी साहित्य के इतिहास की, इस किताब को आप बना देंगे तो आपको इनाम देंगे, लेकिन कितना नई किताब आपने बनाई है इस पर इनाम ही नहीं है। किताब बना दी, लेकिन ये कितनी नई है, 50 लोगों से लेके बना दी गई कंटेंट, या फिर बिल्कुल नए आइडिया के, तो नए आइडिया पर ध्यान ही नहीं है। दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, असेंबली हब बन जाना। आप समझ सकते हैं, यानी भारतीय कंपनियां पार्ट्स को चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया से आयात करती हैं, यहां जोड़ देती हैं, और इसी कारण से असली तकनीक बाहर रह जाती है। चौथा रीजन क्या है? चौथा कमजोरी है ऊर्जा और लॉजिस्टिक की भी बाधाएं हैं, यानी हमारे यहां बिजली महंगी है, बंदरगाहों पर बहुत देरी होती है और कठिन मंजूरी प्रक्रियाएं हैं, जिसके कारण से भी एक चैलेंज बना रहता है। और पांचवा तो सबसे इंपॉर्टेंट, स्किल की कमी, यानी चिप डिजाइनर और जो भी डिजाइन किए हुए चिप को टेस्ट कर सकें ऐसे इंजीनियर्स, यानी टेस्ट इंजीनियर की भारी कमी है। तो केवल सरकार की स्कीम से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? A nation's destiny shapes in its classroom। किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। तो कक्षाओं को ठीक कीजिए और बच्चों से खुल करके बात कीजिए, उनको बताइए कि हम जो कंटेंट आपके लिए प्रस्तुत करते हैं उसके सोर्सेस क्या होते हैं, जिससे बच्चे भी उस प्रकार की चीजों के बारे में सोच सके। लेकिन अभी क्या, हम ही विद्वान है तभी बच्चा हमारे सामने झुकेगा? नहीं, आपको झुकाना ही नहीं, आप तो देश के यूथ को डीएम बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, एसपी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी, यानी मेरी जिम्मेदारी है कि इनको इतना स्किल कर दूं कि अपने जिले में जाएं, तहलका मचा दें। तो अब ये से अब कमियां हैं तो फिर सुधार भी होना चाहिए। तो सुधार की दिशा क्या हो, अंत में इस आर्टिकल में वो डिस्कस किया गया है। तो मेरे बच्चों, मैंने हमेशा सीखा, चैलेंज को पलट दो अपनी भाषा में तो वही सुधार हो जाता है। ठीक है?
यानी अगर हमें असेंबल इन इंडिया से आगे बढ़कर डिजाइन एंड इनोवेट इन इंडिया बनना है तो क्या करने होंगे? पीएलआई और डीएलआई में मोहब्बत करा देनी होगी, यानी पीएलआई और डीएलआई को एक कर देना होगा, यानी पीएलआई और डीएलआई का एकीकरण, यानी डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक एक निरंतर नीति बने। दूसरा, आरएनडी आधारित इंसेंटिव निर्धारित किया जाए, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यानी जो कंपनी अनुसंधान में निवेश करे उसे अतिरिक्त लाभ मिले। तीसरा, लोकल वैल्यू चेन का विकास, यानी जैसे मोबाइल के कैमरा मॉड्यूल, बैटरी और चिप देश में ही बने, वो सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। चौथा, स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू किए जाए, यानी चिप डिजाइन और परीक्षण के लिए डिजाइन लैब्स हिंदुस्तान में बनाए जाएं। सस्ती बिजली और सरल नियम, ताकि उत्पादन लागत घटे और प्रतिस्पर्धा बढ़े। मजा आ गया बच्चों? पॉइंट सारे क्लियर हो गए? आ गया? क्लियर हो गया? तो स्वाभाविक है पीएलआई, अंतिम यानी समापन पंक्तियों में मैं कह सकता हूं कि पीएलआई और डीएलआई भारत की औद्योगिक यात्रा के दो महत्वपूर्ण पड़ाव है कि नहीं बच्चों? आप कहेंगे हाँ। पर जब तक हम नवाचार और अनुसंधान को केंद्र में नहीं लाते, भारत केवल असेंबली हब बनकर रह जाएगा। ये मैंने आपको समझाया। अब भारत को मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर थिंक, डिजाइन एंड क्रिएट इन इंडिया की ओर बढ़ना पड़ेगा। तीन शब्द मेरे साथ बोलिए, थिंक, डिजाइन एंड क्रिएट। बोलिए, थिंक, डिजाइन एंड क्रिएट। बच्चों, एक्चुअली होता क्या है ना कि जब तक हमारा शब्दों पर कमांड नहीं होगा ना, मजा नहीं आएगा यूपीएससी की इस जर्नी में। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ें और चीजों को समझें थोड़ा सा। ये आज एक विज्ञापन, मैंने कहा मैं पर डे विज्ञापन नहीं करता हूं, हफ्ते में 2 दिन करूंगा। आज वो दिन है जिसमें एक बिल्कुल न्यू है। अच्छा, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, वो जो मेंटरशिप में है, उनको कुछ नहीं सोचना, जो जैसे पढ़ रहा है वो पढ़े। ये 6 मंथ यूपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप है, केवल 26 के लिए। इसमें कोई 27-28 के बच्चों की एंट्री नहीं है। यानी ये किसके लिए है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मेरी पर्सनल मेंटरशिप है, इसमें क्लास वगैरह जो बच्चा चाहेगा केवल वो आपको मिलेगा। ये मेरी तरफ से ये फिर से एक कोशिश कि कुछ बच्चे और आ जाएं, जिससे कि हम इस बार प्रीलिम्स में सैकड़ा लगा सकें कम से कम, मिनिमम। तो ये क्या है, जरा एक बार सुन लीजिएगा। क्या आप भी इस बार प्रीलिम्स 2026 को क्रैक करने का सचमुच निर्णय ले चुके हैं? अगर आपका उत्तर आता है तो देन आपको ज्वाइन करना है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जरा इधर देखिएगा। क्या है ये, किसके लिए डिजाइन है? उन छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए जो बार बार प्रीलिम्स की दीवार पर रुक जाते हैं, पर इस बार सही मार्गदर्शन में उसे पार करना चाहते हैं। सही मार्गदर्शन यानी जो आप किताबें पढ़ रहे हैं वही नहीं है बच्चे। जैसे अभी आपने पढ़ा पीएलआई और मेक इन इंडिया, फिर तो ये पर्सनल मेंटरशिप है, क्लासेस नहीं, क्लास तो सारी चल ही रही और बहुत अच्छे से चल रही। आप देख सकते हैं मैं हर क्लास इसी लेवल की लेता हूं, हमारी टीम भी उसी प्रकार से। 6 महीने बिल्कुल फोकस। फॉर एग्जाम्पल जैसे, और जो बच्चे पहले पर्सनल मेंटरशिप ले चुके हैं, आपकी भी स्टार्ट होने जा रही है, यानी आप इसका हिस्सा अपने आप बन जाएंगे। आपको कोई कॉल किसी को नहीं करनी, मैसेज नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि आप मुझे बताएंगे सीसेट में कि हमको नंबर सिस्टम आता है और परसेंटेज आता है और एवरेज आता है, बाकी और नहीं आता। तो हम परसेंटेज, एवरेज और जो आपको आ रहा उसके हिसाब से आपको सीसेट की तैयारी कराएंगे और उसी के हिसाब से आपको प्रीलिम्स की तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन क्लासेस में क्या होता है, सब डिटेल हो जा रहा है और बगैर रिवीजन के अगर आप ये सोच लें कि परसेंटेज, आप अगर 10, 15, 20 प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे और परसेंटेज का सवाल आ जाएगा, आपसे 100% गलत होगा। क्योंकि यूपीएससी घुमा के पूछेगा, सबसे ज्यादा बच्चे सी सेट में फेल हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल कस्टमाइज प्लान है हर एक, केवल प्रीलिम्स है, नथिंग, इसमें कोई मेंस वेंस नहीं, कुछ भी नहीं, और ये केवल 26 के लिए। तो आप इसके लिए आदित्य सर से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सारी चीजें बता देंगे। तो यानी जो बार बार फेल हो जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, डेली टारगेट और पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन, और इसमें गूगल मीट बहुत ज्यादा होंगी। और जो बच्चे
पहले से लिए हुए हैं, अब यही 5 से 6 महीना आपके लिए मेंटरशिप का असली मजा है। यानी जो बच्चे पहले ले चुके हैं, अभी तक तो आप लोग अपडेट कर रहे थे, मुझसे बात कर ले रहे थे, अब यहां से असली मजा दिखना स्टार्ट होता है। मेंटरशिप तब महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, डेली टारगेट्स एंड पर्सनलाइज्ड इवोल्यूशन होगा। ऑल स्टैटिक सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक। अब मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, सीसीपी कोर्स मैंने लॉन्च किया, अब इसमें आप सब आगे एडमिशन ले लिए, बहुत अच्छे से पढ़ रहे, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, एक तो वो किसी कोर्स में आना नहीं चाहते हैं, ये उनके लिए ही स्पेशली होता है। दूसरा क्या होता है कि मान इस कोर्स में हम क्या, जैसे सब कुछ पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ना हो, सकता है आपको इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत ना हो, सकता है आपको पॉलिटी की जरूरत ही ना हो, छोड़ो यार, हमारा इतने से ही हो जाएगा। तो कस्टमाइज प्लान अब 6 महीने और फोकस होने के लिए ये आपके सामने मैं लाया हूं, और इसमें इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स कवरेज रहेगा ही, बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर फोकस रहेगा, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अप्रोच पर, सबसे ज्यादा इसी पर फोकस रहेगा, कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं, और वो भी माइक्रो, बहुत सूक्ष्म, टॉपिक वाइज टेस्ट और फीडबैक इसमें शामिल रहेगा। और इसके साथ साथ प्रीलिम्स माइंडसेट ट्रेनिंग, अब जो आपका मैंने कहा था ना 3 महीने तक चलेगा वो साइकोलॉजी वाला, अब साइकोलॉजी वाला सेशन यहां पर आकर के बैठ जाएगा, गेस टू एलिमिनेट से कॉन्सेप्ट टू सॉल्व तक। यानी याद रखिएगा, जो हम गेस से एलिमिनेट करते हैं वो भी सिखाएंगे, यानी अब एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, ताकि गेस से एलिमिनेट कर लेते हैं, और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी सिखाएंगे, जिससे आप प्रीलिम्स को सॉल्व कर सके। वही यात्रा, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप जो भी इसके इच्छुक हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसका डेट रहेगा 24 मई 2026, हमारा टारगेट है, आप देख सकते हैं। बाकी सारे हमारे कोर्सेज वगैरह, इनकी जानकारी आपके पास सही है, वो सब आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक, जो आपके सामने हिमालय के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना अद्वितीय चुनौतियां प्रस्तुत करता है। जरा एक बार इसको देखिए, फटाफट बच्चों, फटाफट फटाफट। हो गया बेटा? ठीक है, अब आपने अगर इसको देखा तो सबसे पहली चीज आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होती है इसमें, कितने बच्चों को पता है माउंट थोरोंग कहां है? कितने बच्चों को पता है कि माउंट थोरोंग कहां है, एक बार मुझे बताएं। चलिए भाई बताइए, माउंट थोरोंग कहां है? सोचिए, और यूपीएससी के प्रश्न को कैसे टैकल करना है आप समझ सकते हैं। आपकी जेब में है यूपीएससी, बस हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा एक वो क्वेश्चन रह गया है, माउंट थोरोंग पर जाएं उससे पहले, इसीलिए पीडीएफ, ठीक है ना, मेंस के क्वेश्चन रह गए हैं। तो मॉडल क्वेश्चन आंसर आपके सामने जो पीएलआई और उससे जुड़ा हुआ देख सकते हैं, वो बना हुआ है कि भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन और डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं ने निवेश आकर्षित करने में मदद की है, लेकिन वैल्यू एडिशन और नवाचार हासिल करने में विफल रही हैं। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। आज देखिए, इंट्रोडक्शन 40 शब्दों में, प्रमुख मुद्दे 90 शब्दों में, आगे का रास्ता 40 शब्द में, निष्कर्ष 20 शब्द में, इस प्रकार के अप्रोच से आपको बताने की कोशिश हुई। फिर प्रीलिम्स के लिए आप देख सकते हैं, पीएलआई और डीएलआई पर क्वेश्चन बना दिया गया है, पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा यानी कथन एवं कारण टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, फिर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 टाइप का। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपके लिए बनी हुई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और सबका एक्सप्लेनेशन, इसलिए मुझे इसको कराने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसी बहाने इसकी प्रैक्टिस पर डे कर लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है ट्रैप पॉइंट, यानी यूपीएससी कहां पे आपको ट्रैप कर रहा है, हम वो भी सिखाने की रिपोर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर चर्चा है कि
माउंट थोरोंग। तो माउंट थोरोंग जो है वो कहाँ है, अगर आप देखते हैं तो माउंट थोरोंग है नेपाल में। कहाँ है बच्चों? माउंट थोरोंग जो है ये नेपाल में अन्नपूर्णा क्षेत्र में स्थित है। इसको प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। और नेपाल का जिला है मुस्टैंग या मुस्तांग जिला में अन्नपूर्णा रीजन में स्थित है। यह हिमालय की जो पश्चिमी, ठीक है ना, श्रृंखला है उसमें आता है, पूर्वी नहीं पश्चिमी में आता है। और अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक का सबसे ऊंचा बिंदु है। तो ये 4-5 बातें आपको बता देंगी जिससे कि मस्टांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप जान सके। ठीक है, और यही आज चर्चा में आ गया है जिसकी हम लोग अब बातचीत करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया? शुरू करें भाई? ठीक है, अब इसमें भी एक इमेजिनेशन के थ्रू हम चलेंगे, लेकिन पहले इसकी इंपॉर्टेंस देख लें। मुद्दा समझ में आ गया? तो क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपके सामने आता है जीएस पेपर 1, ऑब्वियस है। जो भी इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमिना या एक भारत का जो प्राकृतिक भूगोल है वहां से भी इसको कनेक्ट करके कि प्राकृतिक भूगोल के साथ जो चैलेंजेस हैं, फिर आपदा ही है तो इस आपदा का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, जीएस पेपर 3। फिर साइंस टेक के द्वारा कैसे इस प्रकार की आपदा, यानी हम अर्ली वार्निंग सिस्टम बना रहे हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी की आपदा प्रबंधन में क्या भूमिका है ये भी, और गवर्नेंस कैसे हमें उस क्षेत्र में करना चाहिए, यानी विकास और पर्यावरण के मध्य कैसे संबंध बनाना चाहिए, वह भी यहां पर केंद्र में, और सरकारी नीतियां भी केंद्र में है। और बहुत सारे ऐसे का जिक्र तो हम कर ही चुके हैं, यानी हम प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसको ठीक करना है। तो जो भी हिमालय में विषय रहते हैं आप देख सकते हैं लगातार आते हैं, जैसे हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार का दूरगामी प्रभाव होगा। तो यानी जो ग्लेशियर्स हिमालय के हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो उसका भारत के वाटर रिसोर्स पर क्या इंपैक्ट होगा। तो ये जो हिमालय में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की बात हो रही है वो भी तो भारत पर उसके नेगेटिव इंपैक्ट को बचाने के लिए हो रही है कि नहीं हो रही। तो बस यही है इस प्रश्न के थ्रू मुझे ये कहना आपसे कि इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। हिमालय में जो कुछ भी चर्चा में रहता, अब देखिए हिमालय में लैंडस्लाइड पर प्रश्न ही आ गया, बताइए कारण क्या है। तो वो कारण आप पढ़ने जा रहे हैं, चूंकि हम यही पढ़ने जा रहे हैं, और आज का पूरा टॉपिक मिटिगेशन पर यानी समन पर है। मिटिगेशन के लिए तो अर्ली वार्निंग सिस्टम पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हिमालय में बादल फटने की घटना, अब क्लाउड बस्ट, ये भी हिमालय में हो रहा है। तो प्राकृतिक कारण है स्वाभाविक रूप से, लेकिन इसका नुकसान है, आपदा है, उसका मैनेजमेंट करना है। आज हम अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा, हालांकि बादल फटने को अनुमानित कर पाना टफ है, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद 2020 में प्रश्न पूछा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सरकार ने क्या क्या नए नए काम किए। तो आप उस नए काम में अपनी तरफ से एक सुझाव दे सकते हैं कि हिमालय में भी जैसे सुनामी आने के बाद सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने लागू किया, सॉरी इंप्लीमेंट किया, वैसे हिमालय में भी करना चाहिए, यानी प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो बहुत सारे विषय हैं, तो हिमालय पर कुछ भी आए तो उसको करना चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शनल में भी उतना ही महत्वपूर्ण है और जीएस में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब आप देख सकते हैं पूरा कंटेंट, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट हो गया। फिर उसके बाद पूरा का पूरा हिमालय और उसमें कितने डिजास्टर वगैरह आए हैं। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों मैटर करता है, पूरा विस्तार से। फिर इसके बाद अगर वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है तो क्यों नहीं है, भाई ऑब्वियस वहां का भूगोल थोड़ा, टोपोग्राफी थोड़ी टफ है, लेकिन ऑब्वियस है क्लाइमेट चेंज के कारण रिस्क बढ़ रहे हैं। कौन कौन से रिस्क बढ़ रहे हैं वैश्विक स्तर पर भी, जैसे आल्प्स पर्वत में, जैसे हिमालय पर्वत की तरह और भी जो पर्वत है वहां पर इस प्रकार के क्या क्या काम हो रहे हैं, इंडिया ने अभी तक क्या क्या काम किया है, अब एआई के साथ भारत क्या कर रहा है और क्या हमें करना चाहिए, ये सारा विषय यहाँ पर डिस्कस है मेरे प्यारे बच्चों। और इनोवेटिव आइडिया और फ्यूचर के लिए उसका क्या महत्व, ये भी आपको विस्तार से दे दिया गया, और फिर एक बेहतर सा निष्कर्ष, और यही कंटेंट पूरा का पूरा
हिंदी में सेम उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, हिमालय के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली विस्तार के साथ वही सारी हेडिंग्स यहां पर भी आ गई हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, वही बात जहां से मैंने अपनी क्लास की शुरुआत की थी कि अगर किसी पहाड़ की ऊंचाई पर सोचिए आप, बर्फ की एक झील अचानक टूट जाए तो नीचे बसे गांव के पास क्या भागने का वक्त बचेगा? आप कहेंगे नहीं बचेगा। ऐसी घटना को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, जिस पर हम अक्सर पढ़ते हैं? उसे हम कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी GLOF। यानी जब बर्फ या पत्थर से बनी झील का बांध अचानक टूट जाए। ऐसे में अगर सोचिए कि हमें पहले से पता चल जाए कि यह झील टूटने वाली है, तो हम सैकड़ों जिंदगियां बचा सकते हैं। आप कहेंगे हां, तो यही काम करता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जैसे आप चक्रवात में, मोन्था चक्रवात में अभी देख सकते हैं। आई होप आप समझ गए। लेकिन ये तो हो गया पूरा टॉपिक, एक आपको तुरंत समझ में आ गया। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा ना समस्या की जड़, चूंकि तभी आप विकास और पर्यावरण के मध्य संबंध को समझ पाएंगे। द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा भारत का हिमालयन क्षेत्र। आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा हिमालयन क्षेत्र। इस हिमालयन रीजन को जो यहां आपके सामने यानी मेरे पीछे स्क्रीन पे है, इसको भारत की लाइफ लाइन ऑफ वाटर और लाइफ लाइन ऑफ इकोलॉजी दोनों कहा जाता है। यानी हिमालयन क्षेत्र भारत की जल और जीवन की धमनियां है, लाइफ लाइन ऑफ वाटर एंड इकोलॉजी। बट ये जो लाइफ लाइन है हमारे जल के लिए, हमारे इस पूरे इकोसिस्टम के लिए, अगर इसमें डेटा दिया गया है कि अगर हम 20वीं शताब्दी की शुरुआत यानी 1900 से देखें, तो यहां लगभग 52 बड़ी आपदाएं आ चुकी। बड़ी मतलब बहुत बड़ी। और ये आपदाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1, जिस पर अलग अलग से भी प्रश्न, जैसे लैंडस्लाइड पर प्रश्न, जैसे भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, जैसे अवालांच यानी हिमस्खलन, जैसे वही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, उसके बाद अर्थक्वेक्स। ये 4 आपको याद रखने, यानी भूकंप। जबकि अगर हम देखें, कंपेयर करें देश के बाकी हिस्सों से, तो देश के बाकी हिस्सों में इतनी बड़ी घटनाएं इतने समय में बहुत कम होती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हिमालय अब, शब्द लिख लीजिएगा, एपी सेंटर ऑफ डिजास्टर बन चुका है, यानी आपदा का केंद्र बन चुका है। अब अगर आपदा का केंद्र बन चुका है तो समाधान क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम। ब्लैक पेन ले लेता हूं, ये है समाधान। अब हम काले पेन से सीखेंगे समाधान, अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी वह तकनीकी प्रणाली जो किसी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले संकेत देती है। जैसे इस अर्ली वार्निंग सिस्टम में मैं एक शब्द लिख रहा हूं, एस यानी सेंसर। सेंसर जो पहाड़ की गति या झील के जल स्तर में परिवर्तन को मेजर कर लेगा, माप लेगा। दूसरा सैटेलाइट डेटा, SD में लिख रहा हूं, यानी उपग्रह का डेटा जो बर्फ पिघलने या बारिश के पैटर्न को ट्रैक करता है। और फिर एक अलार्म बजता है या डिजिटल नेटवर्क, यानी सबके फोन वगैरह पर मैसेज आता है, मेल पर मैसेज आता है, जो स्थानीय लोगों को पहले से ही चेतावनी दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई झील का जल स्तर अचानक बढ़ रहा है तो सेंसर तुरंत डेटा भेजेंगे। IMD उस डेटा का, यानी भारत का मौसम विभाग, उसका विश्लेषण करेगा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गांव वालों को थ्रू मैसेज, थ्रू कम्युनिकेशन के अन्य मीडियम वो सतर्क कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो अब क्या मैं यहां पर आप लोगों को सिखा सकता हूं कि किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है? क्या ये मैं आपको सिखा सकता हूं? भाई इतनी शक्ति देंगे? आप देख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी हां सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो विज्ञान की क्या भूमिका है आप देख सकते हैं। अब आता है कि चलो भाई, कह देना आसान है, अर्ली वार्निंग सिस्टम।
लेकिन इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर के चुनौतियां भी बड़ी व्यापक हैं। क्या है? रेड पेन से फिर ले लेता हूं और उसे हम कहेंगे चुनौतियां, यानी चैलेंजेस। तो चैलेंजेस क्या है? यानी आपके मन में प्रश्न आ सकता ना, भैया अगर यह सिस्टम इतना अच्छा है तो अभी तक भारत के हिमालय में क्यों नहीं लगाया गया इसे? तो वही है बेटा, पहली ज्योग्राफिकल चैलेंज यानी भौगोलिक चुनौती, उसकी टोपोग्राफी, यानी हिमालय की बनावट बहुत जटिल है। ऊंचे नीचे पहाड़, गहरी गहरी घाटियां, बर्फ और बादल से ढका हुआ क्षेत्र। ऐसे इलाकों में आप स्वयं बताएं, क्या इंटरनेट नेटवर्क या सेंसर की लाइन बनाए रखना मुश्किल है? आप अपने गांव आसपास देखिए, हल्का सा मौसम खराब होता है तो नेटवर्क गोल हो जाता है। तो पहली है भौगोलिक चुनौती, तो हिमालय की क्या बात है। दूसरा तकनीकी चुनौती यानी टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। सेंसर जो होता है, जो डेटा भेजता है मौसम विभाग को, सेंसर के जो टूल्स होते हैं, यानी उसमें जो उपकरण लगे होते हैं, अक्सर ठंड और बर्फ से खराब हो जाते हैं, यानी ठंड और बर्फ में अच्छा काम नहीं कर पाते। और सोलर पावर भी कई बार काम नहीं करती, क्योंकि सूरज की रोशनी कम पहुंचती है तो सोलर एनर्जी बन नहीं पाती है। तो ये दूसरी तकनीकी चुनौती है। तीसरी मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रशासनिक चुनौती भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी है। यानी एनडीएम में भारतीय मौसम विभाग, जीएसआई जैसी एजेंसियां अलग अलग काम करती हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन की कमी, यानी एजेंसियां हैं बट उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं। राज्य सरकारें और केंद्र के विभाग भी अक्सर एक दूसरे के साथ किसी प्रकार की सूचना को साझा नहीं करते। और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों, सोशल चैलेंज यानी सामाजिक चुनौती। गांव में लोग अब भी पारंपरिक संकेतों, जैसे पशुओं का बिहेवियर क्या है, जैसे पशुओं का बिहेवियर मतलब खा नहीं रहा है, या पहाड़ की आवाज पर भरोसा करते हैं। वैज्ञानिक चेतावनी पर विश्वास अब भी सीमित है, यानी एक चैलेंज है, आप देख सकते हैं। बट अगर हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें, जीबीपी, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड हमारे सामने एक उदाहरण है। स्विट्जरलैंड, यहां का एक ग्लेशियर जिसका नाम है ब्लेटन, जिसका नाम अभी आप नोट्स, अरे क्या हो रहा है, जिसका नाम आप नोट्स में भी, ब्लेटन ग्लेशियर, BLATTEN, ब्लेटन ग्लेशियर में जैसे ही बर्फ खिसकने की संभावना बनी तो वहां सेंसर लगे हुए। सेंसर ने पहले ही चेतावनी दी और एक चरवाहे ने उस चेतावनी को सुना, गांव वालों को सतर्क किया, सैकड़ों लोगों की जान बच गई। तो स्विट्जरलैंड में हो रहा है, चाइना में भी, चाइना तो हर जगह ही आगे, चाइना में भी हो रहा है। तिब्बतन पठार में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, जैसे हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वैसे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए ड्रोन और सेंसर, दोनों ड्रोन और सेंसर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया, सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है। नतीजा, यहां होने वाले नुकसान में भारी कमी आई है और इसके माध्यम से हम कह सकते हैं किसी भी राष्ट्र के विकास, विशेषकर सुरक्षा, आप देख सकते हैं, मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है, उसमें केवल इंडिया का उदाहरण ही नहीं, हमें सबका उदाहरण देना है। आप कहेंगे सर क्या हमारा प्यारा मुल्क भारत भी कुछ कर रहा है? थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन लगा देते हैं। हाँ भाई, भारत भी कर रहा है। भारत के मौसम विभाग IMD और GSI ने उत्तराखंड और सिक्किम में कुछ पायलट प्रोजेक्ट लगाए हैं। यानी एक शुरुआती हमने अप्रोच डेवलप की है, लेकिन ऊंचाई, ठंड और नेटवर्क फेल्योर से काम अधूरा रह जाता है। तो ऑब्वियस है सॉल्यूशन क्या है, जितना भी चैलेंज, अब आगे क्या किया जाए, यानी समाधान ऑब्वियस है, चुप तो हम रह नहीं सकते। तो स्थानीय चेतावनी नेटवर्क डेवलप किया जाए, यानी हर घाटी में हिमालय की माइक्रो लेवल सेंसर नेटवर्क लगाना चाहिए जो लोकल डेटा तुरंत भेज सके। दूसरा, सामुदायिक भागीदारी, यानी ग्रामीणों को कम्युनिटी वॉचर्स, वॉचर्स माने जैसे आप देखा होगा ना, जहां आप रहते होंगे बाहर, आप एक देखभाल के लिए जो है प्रहरी को रखते हैं, तो ग्रामीणों को आपदा प्रहरी के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। वे व्हाट्सएप, रेडियो या अलार्म सिस्टम को समझ सके और उस सूचना को फैला सके। तीसरा, ऑब्वियस है, हमें सस्ती और टिकाऊ तकनीक पर काम करना होगा। यानी जो सोलर पावर्ड सेंसर होते हैं, यानी वो सेंसर जो सोलर की एनर्जी से चलते हैं, जो ठंड, बारिश और बर्फ में भी चल सके, हमें ऐसे बनाने की जरूरत है, ऐसे। और चौथा, संस्थागत समन्वय, वही एनडीएमए के तहत एक विशेष मिशन बनाया जाए जिसका नाम हो हिमालयन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मिशन। बहुत बढ़िया है ये, हिमालयन
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मिशन SDRRM बनाया जाए। और इतना ही नहीं, हिमालय के जो और हमारे स्टेक होल्डर देश हैं, भारत, नेपाल और भूटान के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग नेटवर्क स्थापित किया जाए, यानी रीजनल कॉपरेशन भी डेवलप किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा? और अंत में हम यही कह सकते हैं कि हिमालय केवल पहाड़ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यह हमारे जल स्रोतों, जैव विविधता और सभ्यता की रीढ़ है। अगर यहां अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत नहीं होगा तो नदियों से लेकर शहरों तक इसका असर पड़ेगा। इसीलिए रिजाइलियंट हिमालय मींस अ सेफ इंडिया, मजबूत हिमालय, सुरक्षित भारत। यानी अब वक्त आ गया है कि हम टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और सोसाइटी तीनों को जोड़ करके, यानी तकनीक, नीति और समाज को जोड़ करके हिमालयन सेफ्टी नेटवर्क बनाए। क्या बनाए? हिमालयन सेफ्टी नेटवर्क, ताकि आने वाली पीढ़ियां केवल आपदाओं की कहानी नहीं बल्कि संरक्षण की मिसाल बन सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सारे टारगेट्स को अचीव कर सके। तो ये होता हमारा टॉपिक खत्म। ये है मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर, जिसकी आप करेंगे प्रैक्टिस। हिमालयी क्षेत्र जलवायु जनित आपदाओं के प्रति लगातार संवेदनशील होता जा रहा है, फिर भी भारत में प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली का अभाव है। क्या है? फिर भी प्रभावी चेतावनी प्रणाली हमारे पास नहीं है। क्या चुनौतियां हैं? आपको वो चुनौतियां बतानी है और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है आप देख सकते हैं। कर लेंगे इसको भाई? कर लेंगे? फटाफट बताएं। कर लेंगे? तो इसी हिसाब से, और मैं सच कह रहा हूं, इस बार मेंस की तैयारी इसी पैटर्न पर कराऊंगा। अब फिर देखिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन, अर्ली वार्निंग सिस्टम इन हिमालयन रीजन पर क्वेश्चन बना डाला गया। आप देख सकते हैं उसका आंसर भी हो गया, फिर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी हो गए, और फिर उसके बाद जो 3 स्टेटमेंट होते हैं उसको बहुत अच्छे से समझाया गया। फिर मैच करने को बोला गया। जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे क्रू इनिशिएटिव, इसका उद्देश्य क्या है, इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, क्लाइमेक्स प्रोजेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन इसे इंप्लीमेंट करता है, यूएन का EW4 ऑल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन इसे इंप्लीमेंट करता है। देख सकते हो एक साथ, यानी क्वेश्चन तो है लेकिन क्वेश्चन में 4 फैक्ट भी आ रहे हैं जो आपकी प्रीलिम्स की। चौथा, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी नेटवर्क, इसका ऑब्जेक्टिव, इसे कंट्रोल कौन करता है, कौन सा मैच है, क्वेश्चन भी हो गया और इसी बहाने आपको पूरा कंटेंट भी तैयार करा दिया गया। मजा आ रहा है? वही चीज हिंदी के अंदर। ठीक है, तो यूपीएससी आपकी जेब में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में पाया गया है कि देशों के उत्सर्जन में कमी पेरिस में निर्धारित लक्ष्य से कम है। सिंपल सी बात। इसको मैं, तो ये क्या है, यानी ये वही है कि विश्व के सभी देशों को करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस की पद्धति से चलना होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो इसको मैं थोड़ा यही समझा देता हूं, फिर अंदर चलेंगे। या चलिए IQ IP देख लिया जाए। हालांकि मैं स्टार्टिंग में ऑब्वियस GS पेपर 3, यह रिपोर्ट पर्यावरण संरक्षण पर विभिन्न सरकारों की जो NDC है या जो पर्यावरण नीतियां, उस पर एक प्रश्न उठाती है, लेकिन एक पॉजिटिव संकेत भी देती है। दोनों बातें ठीक है? क्लियर बेटा? महत्वपूर्ण संस्थाएं यानी यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता, तो यूएन की रिपोर्ट ऑब्वियसली इस माध्यम से प्रासंगिक है। गवर्नेंस, अब सरकार की नीतियां कैसे इस पर काम कर रही, वह विषय आपके सामने, यानी पर्यावरण संरक्षण की सरकार की नीतियां, कार्बन क्रेडिट वगैरह, जो कल परसों रोज ही पढ़ा रहा हूं। और जो अच्छा नहीं कर रही हूं पर्यावरण नैतिकता के विरुद्ध है, जो अच्छा कर रही हूं पर्यावरण नैतिकता के साथ है। जीएस पेपर फॉर एथिक्स ए से, और प्रीलिम्स तो बोलने की जरूरत नहीं। पर्यावरण और विकास को जोड़ करके ना जाने कितने टॉपिक एथिक्स में पूछे गए हैं, ना जाने कितने टॉपिक जीएस पेपर 3 में पूछे गए हैं। तो 2022 में आप देख सकते हैं पेरिस एग्रीमेंट पर आपसे प्रश्न पूछा गया, और फिर पेरिस एग्रीमेंट में भारत का NDC पूछ लिया गया कि भारत का जो निर्धारित योगदान, उस पर भारत कैसे काम कर रहा है। यानी भारत ने जो टारगेट क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए तय किए गए हैं, मतलब तय किए हैं, उस पर कैसे काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि भारत ही नहीं विश्व कैसा काम कर रहा है NDC पर। और NDC पर ही ये प्रश्न देख सकते हैं बच्चों, क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। जरा देख तो लो भैया। फिर इसके बाद, और NDC पर ही रिपोर्ट भी है, ये पूरी NDC की रिपोर्ट है। 2022 का डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर 2024
और फिर आ गया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को आप कैसे रोकेंगे। ऑब्वियस है, एनडीसी को और अच्छे से इंप्लीमेंट करके, बाकी और भी बहुत सारे कदम उठा करके। तो ये आपका होगा 2022 वन लगाइए और स्वाभाविक है आप पर्यावरण बचाइए, यह प्रश्न भी है। तो ये सारा टॉपिक आपके सामने आ जाता है। इस बार हिंदी में बता देता हूं कैसे कैसे इसमें क्या क्या दिया गया, जिससे आप तो परिचय और संदर्भ आप देख सकते हैं। यानी कॉप 30 से पहले ये रिपोर्ट आई है। पृष्ठभूमि यानी पेरिस समझौता आपको पूरी तरीके से समझा दिया गया है, यानी कब अपनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसका कोर मैकेनिज्म क्या है, अभी तक इसमें क्या क्या अपडेट है, इक्विटी का सिद्धांत इस पर क्या काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संश्लेषण रिपोर्ट जो इसका नाम है, यूएन की इस रिपोर्ट का नाम यूनाइटेड नेशन सिंथेसिस रिपोर्ट, उसके पैरामीटर और क्या क्या वहां पर पाया गया है। दुनिया पटरी से क्यों उतर गई है, यह भी आपको बता दिया गया है। और स्वाभाविक है क्या दुनिया ने अच्छा किया है वो भी बता दिया है। यहां पर देख सकते हैं वैश्विक प्रयास और पहल, तो ये भी पूरा डिटेल में है। भारत ने क्या क्या क्लाइमेट प्लेज लिया है, और जो क्लाइमेट प्लेज लिया है यानी क्लाइमेट प्रतिज्ञा ली है, जो भी टारगेट तय किए गए हैं, प्रतिज्ञा का मतलब उसकी अचीवमेंट क्या है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश और क्या क्या कर रहे हैं, भारत को उनसे क्या सीखना चाहिए, और आगे का रास्ता यानी हम क्या क्या करें, कौन कौन से नए आइडियाज, और फिर एक बेहतर सा निष्कर्ष आपके सामने आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने शुरुआत में आप लोगों के साथ डिस्कशन में कहा था इस टॉपिक को समझाते हुए कि अगर पृथ्वी का तापमान आज से केवल 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो क्या होगा। आप कहेंगे सर सी लेवल्स बढ़ जाएंगे, मालदीव डूब जाएगा एक मतलब समुद्रों का स्तर बढ़ जाएगा, कृषि उत्पादन घट जाएगा, और दुनिया भर में करोड़ों लोग अपने घरों से विस्थापित हो जाएंगे, क्लाइमेट रिफ्यूजी हो जाएंगे। अब सवाल यह उठता है उसी पृष्ठभूमि में जो मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि क्या दुनिया सच में इसे रोकने की दिशा में कुछ काम कर रही है। क्या दुनिया सच में इसे रोकने की दिशा में काम कर रही है। अब दुनिया काम कर रही है या नहीं कर रही है पता कैसे लगेगा, पता लगेगा इसी रिपोर्ट से, यानी जब कोई रिपोर्ट आएगी। तो यही सवाल उठाया गया है हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में। अब इस रिपोर्ट के बारे में आपको बहुत सारी चीजें जानने की आवश्यकता है। रिपोर्ट क्या है, तो यह रिपोर्ट आप देख सकते हैं UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी की गई। तो पहला तो ये आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स भी पूछ सकता है किसने जारी की, और वो भी कब जारी की, जब कॉप 30 होने वाला है जस्ट नवंबर में ही। कहां पर, ब्राजील के बेलेम शहर में, ठीक उसके पहले, और इसीलिए जारी किया गया जिससे वहां पर और इस पर हम पॉजिटिव आउटकम ले आ सके। इस रिपोर्ट का नाम आपके सामने आएगा, नेम सिंथेसिस रिपोर्ट SR। सिंथेसिस रिपोर्ट किसकी है, किसने निकाली, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता, जिसमें सभी देशों के अपडेटेड एनडीसीज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को जोड़ा गया है, ताकि पता चले कि पृथ्वी की तापमान वृद्धि को रोकने के लिए अब तक क्या क्या प्रगति हुई और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है। कि प्रत्येक देश पेरिस क्लाइमेट समिट के तहत, जिन्होंने पेरिस क्लाइमेट समिट पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने कहा कि भाई अपनी तरफ से उन्होंने कुछ वादे किए कि हम इतना इतना उत्सर्जन रोकेंगे कार्बन का। सिंपल सी बात है, यही है एनडीसी बेटा, स्वैच्छिक है ये। तो रिपोर्ट इस एनडीसी पर क्या कहती है जो पेरिस में अपनाया गया। तो रिपोर्ट कहती है कि अगर देश अपने मौजूदा वादों पर टिके रहे, यानी जितना वो अभी कह रहे हैं कि हम इतना करेंगे इतना करेंगे, तो 2035 तक उत्सर्जन केवल 17% घटेगा। जबकि पेरिस समझौते में कहा गया कि 2035 तक हम 37 से 57 यानी 17 ही घटाएंगे, जबकि टारगेट 37 से 35 तक का है। कब, 37 से 57 का है टारगेट, ये है। यानी इसका मतलब क्या होगा, दुनिया आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंची है। तो पेरिस की उपलब्धियों पर अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट कोई प्रश्न है, चूंकि पेरिस को किए हुए 10 साल हो चुका, जब भी किसी चीज को 10 साल होते हैं तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। 10 क्या 5 साल होते हैं, यानी कोई भी माइलस्टोन ईयर, तो आप देख सकते हैं, आपसे पूछे तो पेरिस की उपलब्धियों में कम से कम ये पॉइंट आप डाल दीजिएगा। अब आता है, अगर वो नहीं पूरा कर पा रहे, 17 टारगेट है, 57 कर रहे हैं, 17, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, सर इसका परिणाम क्या होगा। यानी अगर यही रफ्तार रही तो सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा।
और ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ज्यादा हीट वेव्स, ऑब्वियस है, खूब सारी लू चलेंगी, बाढ़ और सूखे का जो साइकिल है वो और बढ़ेगा, फसलें प्रभावित होंगी, क्लाइमेट माइग्रेशन में तेजी आएगी और इसके साथ जुड़े बहुत सारे इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पर इंपैक्ट पड़ेगा। आई होप आप समझ गए, परिणाम ये होगा। अब यहां पर कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे सर एनडीसी थोड़ा और मजेदार ढंग से बता देते तो और मजा जाता। यानी इतनी चर्चा के बाद आप सब हो सकता है सोच रहे हो कि आखिर एनडीसी है क्या। नाम फुल आपको बता ही दिया, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी हर देश का अपना, हम कह सकते हैं जलवायु वचन। जैसा ना भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, क्या प्रतिज्ञा ली? भीष्म पितामह ने अब मैं अविवाहित रहूंगा, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा ली, फिर उन्होंने शादी नहीं की। इस प्रकार उनके नाम से प्रसिद्ध हो गया भीष्म प्रतिज्ञा। तो वैसे ही नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हर एक देश जिसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर साइन किया है उनके लिए यह भीष्म प्रतिज्ञा है। यानी इस भीष्म प्रतिज्ञा के तहत प्रत्येक देश बताता है कि वो कितनी ग्रीन हाउस गैस घटाएगा, एक, और किस हद तक रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाएगा, दो, और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कितनी तैयारी करेगा, नंबर तीन। ठीक है, ये तीन बातें याद आ गई बच्चों। अब रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि 73% देश के एनडीसी अब सिर्फ उत्सर्जन घटाने तक सीमित नहीं, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है, बल्कि उनमें एडॉप्टेशन और रिजाइलियंस जैसे उपाय भी शामिल हैं। यानी एडॉप्टेशन का मतलब कि केवल बारिश हो रही तो बारिश को रोकना नहीं है, रिजाइलियंस यानी उस बारिश से निपटना भी आवश्यक है, उसके कारणों को दूर करना आवश्यक है। आई होप आप समझ सकते हैं। अब आता है कि सर अच्छा, ये जो देश है वो कौन कौन से कदम उठाते हैं, एक बार और बता दीजिए, तो हम तो स्टूडेंट हैं, बच्चे, हमें और क्लियर हो जाएगा। हम कहेंगे ठीक है चलिए समझाते हैं। तो कई देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, अपने स्तर पर काम शुरू कर दिए, जैसे बड़े पैमाने पर अफॉरेस्टेशन, वन खूब लगाए जा रहे हैं, सोलर और विंड एनर्जी का विस्तार, यानी दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, कार्बन कैप्चर सीसीयूएस तकनीक, आपको बताने कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीक का देश उपयोग कर रहे हैं, हाइड्रोजन इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे भारत का नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी पर काम हम कर रहे हैं वो सारा आप लिख दीजिएगा, ईबी वगैरह सब। इसका उद्देश्य है लो कार्बन ग्रोथ और ग्रीन ट्रांजिशन को तेज करना, यानी ग्रीन ट्रांजिशन, फाजिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी वाले संसाधनों पर जाएं, और लो कार्बन ग्रोथ यानी हमारी जीडीपी में जो कार्बन का उत्सर्जन, उसकी जो उसका जो योगदान है वो कम हो। अब ऑब्वियस है अंत में इसमें चर्चा किया गया हमारे प्यारे भारत, इंडिया, चूंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहा गया भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत ने कॉप 26 जो ग्लासगो में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 2021 में, उसी में 5 बड़े संकल्प लिए थे जिसे हम पंचामृत कहते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा लक्ष्य था 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना, याद है? और 2030 तक हमने रखा था कि हम 500 यानी 500 गीगावाट नॉन फाजिल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करेंगे। इसके साथ हमने एक और प्लेज लिया था, कुल ऊर्जा में 50% हिस्सा रिन्यूएबल सोर्सेज से लेंगे, और एक और पॉइंट हमने इसमें वादा किया था कि 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण हमने शपथ ली थी कि एमिशन इंटेंसिटी यानी उत्सर्जन का जो घनत्व उसमें 45% की कमी करेंगे 2005 के लेवल से। तो यह क्या बताता है? ये वही बताता है जो जीएस पेपर 4 इथिक्स में केस स्टडी पूछी थी कि विकास, ऐसी फेजिबल स्ट्रेटजी बनाई जिससे विकास भी हो और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित हो। तो भारत के ये जो पांचों प्रतिज्ञाएं हैं क्या बताती है? ये वही बताती है कि भारत विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ का मार्ग भारत अपनाना चाहता है। आई होप समझ गए। अब थोड़ा सा जानकारी आपको पेरिस समिट के बारे में और दे दी जाए। यानी अब चर्चा उसकी जिसने पूरी चर्चा की नींव रखी, यानी पेरिस एग्रीमेंट 2015। इसका लक्ष्य क्या था? तो पेरिस एग्रीमेंट का लक्ष्य क्या था, टारगेट क्या था? तापमान वृद्धि को 2% से नीचे रखना और कोशिश करना कि यह 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहे। और इसमें एक अहम सिद्धांत था बच्चों, जिसे हम कल भी डिस्कस किए थे और अक्सर आ जाता है, सीबीडीआर, जिसे हम क्लाइमेट जस्टिस का सिद्धांत भी कह सकते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब विकसित देश ज्यादा जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा प्रदूषण किया है, क्योंकि उनके औद्योगिक विकास बहुत पहले से हो रहा है, जबकि विकासशील देशों ने कम किया है,
तो ऐसे में विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम हो और विकासशील देशों को पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी दें और फाइनेंस भी दें, जिससे वो अपने यहां कार्बन उत्सर्जन की तकनीक पर काम कर सकें। तो ये सारा डिस्कशन अब ऑब्वियस है, इस कॉप 30 की निगाह, मतलब इस कॉप 30 पर सबकी निगाह रहेगी। यही तय होगा कि देश अपने एनडीसी को कितना सशक्त बनाते हैं। ये रिपोर्ट इसीलिए रखी गई क्योंकि इस पर वहां चर्चा होगी, तो जब मैं कॉप 30 पढ़ाऊंगा तो और भी अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। यानी यही तय होगा कि देश अपने एनडीसी को कितना सशक्त बनाते हैं। और यह सम्मेलन इसीलिए बुलाया जा रहा है डिलीवरी के लिए, केवल वादे के लिए नहीं। यानी यह सम्मेलन डिकेड ऑफ डिलीवरी कहलाएगा, क्योंकि यह प्रोमिसेस नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? तो कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह रिपोर्ट क्या है? एक चेतावनी है। हम रास्ते पर हैं लेकिन मंजिल अभी दूर है। अगर देशों ने अभी अपने वादे नहीं बढ़ाए तो आने वाली पीढ़ियां एक अधिक गर्म, अस्थिर और असुरक्षित पृथ्वी पर जीने को मजबूर होंगी। इसलिए कॉप 30 केवल एक मीटिंग नहीं, लिख लीजिएगा, यह मानवता की परीक्षा होगी। या तो हम पृथ्वी को बचाएंगे या आने वाले दशक को खो देंगे। आई होप आप इसको समझ गए हैं। अब इसी विषय पर कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर भी आप आसानी के साथ दिया गया, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम संश्लेषण रिपोर्ट, उसका नाम है, दर्शाती है कि वैश्विक उत्सर्जन कटौती के बाद पेरिस समझौते के लक्ष्यों से बहुत कम है। यानी वादे और वास्तविक उपलब्धि में अंतर है। इस कमी के कारण क्या है और उनके परिणाम पर, यानी कमी है तो उसका परिणाम क्या होगा, इस पर चर्चा कीजिए। आप देख सकते हैं। फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के ऊपर आप देख सकते हैं, और सिंथेसिस रिपोर्ट के ऊपर यूएन की एक प्रश्न बन गया। फिर वही स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप का जो क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट 3 उसको लेकर के भी एक प्रश्न बन गया। और फिर आप देख सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन मैच के लिए बना, लेकिन मैच वाले में मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं उनका कंटेंट दिया गया है, तो ये डायरेक्ट अलग से भी क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। तो यही हिंदी में आप देख सके, इसकी प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद आता है अगला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, ये है निगमों का वित्त पोषण। क्या है? निगमों का वित्त पोषण। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, निगमों का वित्त पोषण ये क्या है। ठीक है, और बहुत मजेदार टॉपिक है और ये प्रीलिम्स के लिए भी आपसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको मैं यहीं आपके सामने समझा करके और फिर आईक्यू आईपी पे आता हूं, चूंकि नया टॉपिक, अभी इस पर कोई प्रश्न आया नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने अपने शहर को याद करिए। क्या करिए? आप अपने अपने शहर को याद करिए, जो आपका शहर है। ठीक है, अगर आपके शहर को नई मेट्रो लाइन बनानी हो या सड़कें संकरी हैं उसे चौड़ी करनी हो, या कचरा बहुत ज्यादा हो और उसका निपटान करना हो, जैसे दिल्ली में आप जाएंगे दोनों छोरों पर दो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, इन व्यवस्था को सुधारना हो दिल्ली को, तो क्या हर बार केंद्र या राज्य सरकार से ही पैसा मांगा जाए? ऐसे में अगर शहर, चाहे बेंगलुरु हो, दिल्ली हो, इंदौर हो, आपका अपना शहर हो, आपका अपना शहर जहां पर भी नगर पालिकाएं हैं, तो अगर शहर खुद जनता और निवेशकों से पैसा जुटाए तो, यानी हम और आपसे और कुछ इन्वेस्टर्स होते जिनका काम ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, इसी को बोलते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड। जहां शहर खुद अपना फाइनेंसर बनता है और नागरिक बनते हैं उसके निवेशक, यानी जैसे एफडीआई विदेश से आ रही, वैसे उस शहर में जो निवेश होगा उस शहर के निवासी करेंगे। और यही कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस है, निगमों का वित्त पोषण, और वित्त पोषण का माध्यम होगा म्युनिसिपल बॉन्ड। याद रखिएगा, नगर पालिका बॉन्ड इसे हम कहते हैं। तो म्युनिसिपल बॉन्ड सबसे पहले आपको समझा दूं, चूंकि ये बड़ी खबर है इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं। म्युनिसिपल बॉन्ड मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? ये जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार से फाइनेंशियल बॉन्ड होते, वित्तीय बॉन्ड होते हैं, जिन्हें अर्बन लोकल बॉडीज, नगर निगम या स्थानीय निकाय जनता या निवेशकों को बेचते हैं उस शहर के, ताकि उनसे जो पैसा मिले उस पैसे को वो
पब्लिक प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा सकें, जैसे सड़क का निर्माण करना, जल आपूर्ति को व्यवस्थित करना, कचरा को मैनेज करना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। इसका एक उदाहरण भी आर्टिकल में डिस्कस है कि 2025-26 में गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है ना, पिंपरी, चिचवड़ में, ग्रेटर चेन्नई में, वाराणसी में, प्रयागराज और आगरा जैसे शहरों ने अब ऐसे बॉन्ड जारी करने की तैयारी की है, इसलिए और चर्चा में आ गया। मतलब अगर वाराणसी का नगर पालिका, नगर निगम, कोई भी जो भी वहां पर है 100 करोड़ का बॉन्ड जारी करे तो नागरिक उसमें निवेश करेंगे, यानी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है ना, यानी इसका लाभ क्या होगा, शहर को तुरंत पैसा मिल जाएगा और निवेशक को ब्याज के रूप में बाद लाभ, जैसे 100 करोड़ का मैंने मान लीजिए 1 करोड़ खरीदा, 1 करोड़ खरीदा का बॉन्ड मैंने खरीदा, तो क्या होगा, उस पर मुझे सर मतलब उस बॉन्ड पे लिखा होगा कि इस पर आपको 10% ब्याज मिलेगा, तो एक निश्चित समय पर मेरे 1 करोड़ में 10% और मिल जाएगा, तो शहर को तुरंत पैसा मिल जाता है और निवेशक को ब्याज के रूप में लाभ। आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया, अब वाई इन न्यूज यानी समाचारों में ये चर्चा में क्यों है? तो अब यही महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के लिए, यानी केंद्र सरकार अब म्युनिसिपल बॉन्ड्स को रेपो और रिवर्स रेपो, मजा आ गया, रेपो और रिवर्स रेपो यानी आरआर ट्रांजैक्शंस में, यानी रेपो और रिवर्स रेपो के टी यानी ट्रांजैक्शंस में कोलेट्रल यानी बंधक, जिसे हम कोलेट्रल भी कह सकते हैं, के रूप में मान्यता देने पर विचार कर रही है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्रीलिम्स में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि ये रेपो और रिवर्स रेपो की तरह एक फाइनेंशियल टूल हो गए, यानी बैंक जो होंगे इन बॉन्ड्स को गिरवी रखकर आरबीआई से पैसा उठा सकेंगे। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा कम समझ में आया, तो हम कहेंगे आइए समझाते हैं। इसको समझने के लिए आपको 3 शब्द लिखना पड़ेगा, रेपो, कोलेट्रल और आरबीआई। क्या है रेपो, कोलेट्रल और आरबीआई मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम समझते हैं रेपो क्या होता है। रेपो यानी रीपरचेज एग्रीमेंट, एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो बैंक किससे लेता है? बैंक लेते हैं आरबीआई से। लेते हैं बच्चों की नहीं लेते? यानी जब बैंक के पास नकदी यानी कैश कम हो जाती है तो वो अपनी कोई संपत्ति, यानी बैंक के पास अपनी संपत्ति होती है। कौन कौन सी संपत्ति होती है? तो बैंक के पास वो संपत्ति होती है जैसे सरकार का ही बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, या कोई अन्य सरकार के द्वारा अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ये क्या करती है? आरबीआई के पास गिरवी रख देती, कोलेट्रल रख देती है, इनको आरबीआई के पास गिरवी रख देती है और बदले में आरबीआई से थोड़े समय के लिए पैसा उधार ले लेते हैं ये बैंक, और जब बैंक वो पैसा वापस करते हैं किसको? आरबीआई को, तो आरबीआई वो बॉन्ड उन्हें लौटा देता है। इसे ही हम कहते हैं रेपो ट्रांजैक्शन। रेपो ट्रांजैक्शन समझ में आ गया? तो अब तक की व्यवस्था क्या थी? अब तक बैंक सिर्फ और सिर्फ, यानी ये जो बैंक है, अब तक एक कंडीशन थी कि वो सिर्फ सरकारी बॉन्ड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को ही गिरवी रख सकते थे। पर अब सरकार यह सोच रही है, वही जो आपको मैंने पढ़ाया, कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स को भी कोलेट्रल, यानी जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड ऐसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स को भी अब गिरवी के रूप में बैंक रख सकते हैं आरबीआई के पास। मतलब अगर किसी बैंक के पास, जैसे दिल्ली का जो नगर निगम है और दिल्ली में जो बैंक है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो अगर किसी बैंक यानी एसबीआई के पास नगर निगम यानी दिल्ली द्वारा जारी बॉन्ड्स हैं, तो वो भी उन्हें आरबीआई के पास, कौन? बैंक, उन बॉन्ड्स को भी आरबीआई के पास गिरवी रखकर पैसा उधार ले सकेगा। ठीक है, जो मैंने बताया अब उसको लिख करके एक एग्जांपल के रूप में समझाऊं जिससे आप और अच्छे से समझ जाएं। मान लीजिए एसबीआई बैंक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? एसबीआई बैंक। इसके पास वाराणसी नगर निगम का 100 करोड़ का
म्युनिसिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। और ऐसे में एसबीआई को 7 दिन के लिए यानी अल्पकाल के लिए नकदी का थोड़ा क्रंच हो रहा है, तो उसे नकदी चाहिए। तो ये एसबीआई आरबीआई से क्या कहेगा? आरबीआई से कहेगा मेरे पास वाराणसी का म्युनिसिपल बॉन्ड है, मैं इसे गिरवी रखता हूं, कुछ दिनों के लिए ऋण दे दो। और आरबीआई क्या करेगा? उससे ऋण दे देगा, इस एसबीआई को ऋण दे देगा। और कुछ दिनों बाद जब एसबीआई पैसा लौटा देगा, किसको? आरबीआई को। तो आरबीआई ये वाराणसी का जो 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड उसे वापस कर देगा। क्या सब बच्चे 100% क्रिस्टल क्लियर समझ पाए कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर समझ पाए। अब आता है इसका फायदा क्या होगा। तो फायदा आपको पहले ही बता दिया था, क्या था, एक बार हल्की सी चर्चा और हो जाए। म्युनिसिपल बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि अब वो आरबीआई एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी बन जाएंगे, यानी अब लोग ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे। दूसरा, बैंक अब इन्हें आसानी से बेच खरीद सकेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो म्युनिसिपल बॉन्ड एक मजबूत फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में सामने आएगा। तीसरा, जो नगर पालिकाएं हैं उनको फंड चाहिए, तो जो इन्वेस्टर्स हैं नगर पालिकाओं के लिए, इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि अगर आरबीआई उन्हें स्वीकार करता है तो इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ऊंची मानी जाएगी। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि पहले बैंक सिर्फ सरकारी बॉन्ड पर पैसा उठा सकते थे, अब अगर म्युनिसिपल बॉन्ड को भी वही दर्जा मिल जाए तो नगर पालिकाएं भी शहर के सरकारी दर्जे वाली वित्तीय ताकत बन जाएंगी। और सरकार ने प्लान कर लिया तो मिल जाएंगी, अभी इस पर अप्रूवल भी जल्द मिल जाएगा। अब आता है नगर पालिकाओं को इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस है उनके पास अपना रेवेन्यू घटता रहा है। अक्सर हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं जब भी हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह आपको पढ़ाया, फाइनेंस कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस पढ़ाई। तो अगर आप आरबीआई की रिपोर्ट है उसको आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं, म्युनिसिपल फाइनेंस रिपोर्ट एमएफआर 2024 को पढ़ते हैं, म्युनिसिपल फाइनेंस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 2017 का जो समय है, फाइनेंशियल ईयर 2017 में नगर पालिकाओं की जो कुल इनकम थी 100 रुपया, तो उसका 43% उनका ओन टैक्स रेवेन्यू था, यानी उनको खूब टैक्स लगाने का मौका मिलता था। बट ये 24 में जीएसटी और ना जाने क्या क्या कारण से 2024 में घटकर 30% ओनली रह गया। यानी अब आप 2017 में 43 रुपया आपके पास था और वह 2024 में घटकर 30 हुआ, तो जी ये 13 रुपए का जो नुकसान हो रहा है आपको, तो शहर के इंफ्रा पर भी तो उसका असर पड़ेगा। अब आप समझ पा रहे हैं कि शहर के इंफ्रा क्यों थोड़े से चरमरा रहे हैं। ये फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है इस टॉपिक से हटा के फेंक दीजिए, उसको लेकर के जीएस पेपर 1 में शहरीकरण की चुनौतियों में फाइनेंस की जो चुनौती है, यह पॉइंट आरबीआई की म्युनिसिपल रिपोर्ट वहां जरूर जिक्र कर दीजिएगा। और इसी समय में केंद्र और राज्यों से जो शहरों को अनुदान मिलता है वो 24% से बढ़कर 38% हो गया। तो जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, ग्रांट इनको 24 से 38 हो गया, जबकि यूपीएससी ने कहा कि किसी को ग्रांट या अनुदान देने से अच्छा है, डोल देने से अच्छा उसका हेल्पिंग हैंड बनना। तो ये जो म्युनिसिपल बॉन्ड है वो हेल्पिंग हैंड है। यानी अब नगर पालिकाएं आत्मनिर्भर नहीं बल्कि ट्रांसफर्स पर निर्भर होती जा रही है। म्युनिसिपल बॉन्ड उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दे रहे हैं, ठीक है ना। और सेबी भी इसमें कूद पड़ा। सेबी ने इन बॉन्ड्स को, म्युनिसिपल बॉन्ड्स को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए कई सुधार भी किए हैं। पहला, फेस वैल्यू रुपए 1 लाख से घटाकर 10,000 यानी 10,000 तक के भी बॉन्ड जारी किए जाएंगे ताकि आम नागरिक भी इसे खरीद सकें। दूसरा, एफपीआई यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी निवेश की अनुमति इसमें है। तो प्रीलिम्स में पूछ ले, मान लीजिए यहां से कुछ ना पूछे एफपीआई के बारे में, तो आप कहेंगे अच्छा एफपीआई सुनील सर ने पढ़ाया नहीं है। अरे भैया, एफपीआई म्युनिसिपल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकेंगे, यह पॉइंट रहेगा तो सही मार दीजिएगा। नियमों में पारदर्शिता और लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, ठीक है ना, तभी विदेशी निवेशक भारतीय शहरों की तरक्की में भागीदार बन सकते हैं। ऐसा किसका कहना है? ऐसा कहना है मेरे प्यारे बच्चों सेबी का। तो बस यही आपको पढ़ना है। तो ये रहा आज का टॉपिक। मजा आया बच्चों? यही सारी चीजें डिस्कस है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी ऑब्वियस है, वित्तीय मुद्दे और वो सारी चीजें, इकोनॉमी से भी जुड़ा है, गवर्नेंस से भी, और जीएस 1 शहरीकरण के साथ भी ये
जुड़ा हुआ है। पूरा टॉपिक इन डिटेल देख सकते हैं विद वन हेडिंग, ठीक है, जैसे परिचय और संदर्भ, फिर शहरी स्थानीय निकायों की राजकोषीय स्थिति, नगरपालिका बॉन्ड क्या होता है, इसके प्रकार, इसका विवरण, इसका उदाहरण, पूरा टेबल आपको दिया गया है। भारत में नगरपालिका बॉन्ड कब से शुरू हुआ पूरा, यानी 1998 से 2025 तक का पूरा विकास दिखाया गया है। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, 1 2 3 सारे रीजन्स बताए गए हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड क्यों नहीं चल रहे हैं, चुनौती क्या है और उस चुनौती को कैसे समझाया, स्पष्टीकरण, वैश्विक अनुभव, विश्व के विभिन्न देश इस पर कैसे काम कर रहे हैं, कौन कौन से उनकी प्रणाली है, भारत में हाल में क्या क्या जो है नीतिगत, वही रेपो वाला, आरबीआई रिपोर्ट 2024 ने क्या क्या कहा है, सुधार उपाय और आगे का रास्ता क्या क्या हो सकता है, न्यू आइडियाज और वह क्या है, यह भी आपको बता दिया गया है। और एक बेहतर सा निष्कर्ष लिख करके एक मॉडल क्वेश्चन भी आपको दे दिया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और वह क्या है, नगरपालिका बॉन्ड वित्तीय आत्मनिर्भरता और बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को सक्षम बनाकर शहरी शासन में बदलाव ला सकते हैं। हालांकि भारत में उनकी प्रगति असमान बनी हुई, चर्चा कीजिए। कर लेंगे, यानी पूरा प्रश्न का उत्तर भी। चक्रवात मोन्था के बारे में मैंने लैंडफॉल आज चर्चा में था, और वो पूरा लैंडफॉल मैंने, ये देखिए चक्रवात मोन्था का लैंडफॉल, यहां भूस्खलन लिखा होगा, हाँ ठीक है ना, यानी पृथ्वी पर गिरना, भूस्खलन के बजाय इसको पृथ्वी पर गिरना कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर गिरना, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया। शुरुआत में ही कल इसी पर टॉपिक हुआ था, फिर से सारा का सारा रिपीट हुआ है, वही सेम चीज है। आप इसको डिटेल में मोन्था पढ़ लीजिएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में। और प्रीलिम्स के लिए आप देख सकते हैं, इसको बहुत बढ़िया से आगे बनाया गया है। ये प्रीलिम्स के लिए इसको बनाया, इसमें मेंस का क्वेश्चन मैंने नहीं रखा चूंकि उस दिन बहुत सा। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन, लैंडफॉल और डायरेक्ट हिट, तीनों शब्दों को लेकर के प्रश्न बना दिया गया है, ठीक है ना। स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 को मतलब कैसे करेक्ट है इनकरेक्ट वो भी, यूपीएससी ट्रैप जिसको आपको देखना है वो भी बता दिया गया। क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट 1 2 यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है, बना दिया गया है। और फिर वही चीजें हिंदी में भी है, ठीक है बच्चों। तो बस एंजॉय कीजिए और यूपीएससी की तैयारी झमाझम कीजिए। हमारे सारे कोर्सेज हैं और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू सो मच। और साइंस की क्लास की टाइमिंग अभी आपको बता दी जाएगी, यानी एक दिन 11:30 बजे और एक दिन स्वाभाविक है दूसरे समय पे। तो आज आपको पता है कि यानी आज के दिन वह जो है, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन सुबह 11:30 बजे ना होकर के किसी और टाइम पे होगी, ठीक है। बाकी आप सब पढ़ते रहें और सारी क्लासेज इन्वायरमेंट वगैरह की चल रही हैं उसको। थैंक यू सो मच।